नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ चारों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आज राशिद कितबे साहब प्रोग्राम में आए। जब भी आते हैं नई नई कहानियां लेकर के आते हैं। सर बहुत स्वागत आपका। समीर चौकामकर साहब हमारे साथ है, स्वागत सर आपका। विजय त्रिवेदी जी प्रोग्राम में आ चुके हैं, बहुत स्वागत सर। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका भी। आतंकवादी तहब्बुर राणा अब एनआईए की कस्टडी में है। 18 दिन की कस्टडी उसको अदालत ने दी है और उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन तहब्बुर राणा का भारत आना हुआ और उस पर भी हमारे यहां सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी ने कल एक लंबी चौड़ी चिट्ठी जारी करके यह बताने की कोशिश की थी कि कैसे ये नरेंद्र मोदी की कोई बड़ी कामयाबी नहीं है तहब्बुर राणा का भारत आना। उन्होंने कहा यह तो एक दशक से ज्यादा वक्त तक जो एनआईए ने और पूर्व की यूपीए सरकार ने काम किया था उसका नतीजा है। हमने भी प्रयास किए थे कि अमेरिका इसे भारत को सौंप दे। हमारे विदेश मंत्री ने भी इसके प्रत्यर्पण के लिए कई बार अर्जी दी थी अमेरिका को, लेकिन इसको सजा हो गई थी। और अमेरिका में यह नियम है, जब किसी व्यक्ति को वहां के कानून के मुताबिक सजा होती है तो वो सजा पूरी करने के बाद ही किसी और देश को सौंपा जा सकता है। तो इसलिए अब ये भारत आया तो इसमें मोदी सरकार की कोई कामयाबी नहीं है। और उसमें उन्होंने कोर्ट्स में डाला स्ट्रांग लीडर। ये स्ट्रांग लीडर की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये हुआ और इसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने याद दिलाना शुरू किया कि 2008 के हमलों के बाद उस वक्त क्या क्या बयान दिए गए थे, कैसे उस वक्त इसे हिंदू आतंकवाद के नाम से जोड़े जाने की कोशिश हुई थी, कैसे तब के बड़े बड़े नेताओं ने, केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि कुछ पुलिस अफसर जो मारे गए, जो सो कॉल्ड हिंदू टेरर के केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनके हत्या में कहीं ना कहीं आरएसएस एंगल या हिंदू आतंकवाद का एंगल दिखाई देता। वो उस वक्त केंद्र में बैठे हुए मंत्री थे और ये बातें उस वक्त मौजूद भारत में अमेरिकी राजदूत ने अपने देश को गोपनीय केबल में भेजी भी थी। लेकिन मैं आपको आज के ताजा बयान बताता हूं, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो बातें हुई हैं और जिस पर आपत्ति जताई जा रही है। पृथ्वीराज चव्हाण कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और उन्होंने कहा कि अच्छी बात है ये 26/11 आतंकी हमले का आरोपी भारत आ गया, अब इसको एक अच्छा वकील दो। हम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, अच्छे से इस पर मुकदमा चलना चाहिए, जैसे कसाब के ऊपर हमने चलाया था। इस बात में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यह बात उनको कहने क्यों पड़ी? आम लोगों से ज्यादा वो इस बात को अच्छी भली बात जानते हैं कि हमारे यहां कानूनी प्रक्रिया कैसे काम करती है। कोई भी हो, कितना भी घिनौने अपराध का आरोपी क्यों ना हो, उसको वकील मुहैया कराया ही जाता है। तो फिर वो वकालत किसके लिए कर रहे थे? क्यों वे कह रहे थे कि इसको इंसाफ होता हुआ देखना चाहिए, इसको एक अच्छा वकील मिलना चाहिए? उनका बयान आपको सुनाऊंगा। आजकल बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं कन्हैया कुमार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि तहब्बुर राणा भारत आया है और अमित शाह ने इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। उन्होंने पूछा 15 लाख आ गए क्या? बेरोजगारी महंगाई कम हो गई क्या? अमित शाह को लाज नहीं आती? ये सब बातें ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। भारत की धरती पर आज तक के सबसे खूंखार आतंकवादी हमले का एक मास्टरमाइंड, एक बड़ा आरोपी भारत लाया जा रहा है, तो उसको उन्होंने बताया कि ये तो सरकार की डाइवर्जनरी टैक्टिक है। एक और नेता ने पूछा कि कौन सी बड़ी तोप चला दी मोदी सरकार ने? 10 साल से सत्ता में है, 11वां वर्ष चल रहा है, 11 साल के बाद तो लेकर के आए, उनको तो माफी मांगनी चाहिए भारत की जनता से कि इतना वक्त लगा उनको लाने के लिए। 2008 में हमला हुआ था, 2006 तक 14 तक देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। बहरहाल ये सारी बातें मैं आपको ये बयान सुना देता हूं, फिर इस पर हम लोग बात करेंगे। आप पहले सुनिए पृथ्वीराज चव्हाण का स्टेटमेंट। इस पर भूपेश बघेल जी ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने भी कोशिश की थी और अमेरिका की तरफ से एक ऑफिशियल रिएक्शन भी आया है और बताया गया है कि कैसे 166 लोगों की जान लेने के जिम्मेदार इस व्यक्ति को भारत के हवाले किया गया है। देखिए, इन दोनों जो सूत्रधार थे, जो मास्टरमाइंड थे, तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कॉलमन हेडली, इन दोनों के नाम मुंबई पुलिस ने अमेरिकी सरकार को 2008-9 के बाद, जब ये हादसा हुआ था, उसके बाद जांच करके इन दोनों के नाम दिए थे कि ये मास्टरमाइंड है। राणा ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है, जबकि डेविड कॉलमन हेडली ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, अपना रोल पूरा प्रकट किया है। अमेरिकी सरकार ने डेविड कॉलमन हेडली को तो अपने साथ मिला लिया है, वो एक इन्फॉर्मर सा बन गया है। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा
कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा। है एक हादसा हुआ है, उसने अंजाम दिया है, उसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और उसके तहत भारत के कानून के अनुसार उसको सजा करनी पड़ेगी। देखिए यदि कांग्रेस ने जो बेसिक जो कार्य है वो कांग्रेस सरकार ने किया था, यूपीए सरकार ने किया था, तब वो आज आ पाए। वैसे 11 साल हो गए इनको, है ना। उस समय हम लोगों ने जो काम किया वही आधार बना और वो आज इस देश के एनआईए के कब्जे में है। On April 9th, the United States extradited Tawarir Hussein Rana to India to face justice for his role in planning the horrific 2008 Mumbai terrorist attacks. These attacks resulted in the tragic loss of 166 lives, including 6 Americans, that shocked the entire world. The United States has long supported India's efforts to ensure those responsible for these attacks are brought to justice, and as President Trump has said, the United States and India will continue to work together to combat the global scourge of terrorism. So it is, he is in their possession, and we are very proud of that dynamic. एनआईए ने 20 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी, कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी दी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये डायरेक्ट किया है कि कस्टडी में लेने से पहले और अगली डेट पे प्रोडक्शन से पहले भी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेस्ट होंगे और बीच में जो भी उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखें। क्या राणा को अब आने वाले समय में फिजिकली पेश किया जाएगा, वीसी के थ्रू ऐसी कोई नहीं, फिजिकली पेश किया जाएगा। सर एनआईए ने कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट दिए हैं कि उसको मुंबई ले जाना पड़ेगा या मैं इस चीज पे कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट ने स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए हैं कि इस केस के बारे में डिस्कस ना। सर एक बार अभी आप जिनको सुन रहे थे यही वकील हैं तैमूर राणा के। भारत की सरकार ने, जुडिशियल सिस्टम ने प्रोवाइड कराया है उसको एक लॉयर, तो क्यों बात ये मांग क्यों करनी पड़ी पृथ्वीराज चव्हाण को। एक जानकारी बस मैं आपको और दे दूं, अभी आप जैसे अमेरिकी व्हाइट हाउस की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, ऐसे ही वहां के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, जिनके कब्जे में ये व्यक्ति था, उन्होंने ही सुपुर्द किया है एनआईए के, उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज जारी की है आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये आदमी कैसा था। उसमें उन्होंने बताया है प्रेस रिलीज में कि इसने डेविड कोलमैन हेडली से हमलों के बाद बात करते हुए कहा कि भारत के साथ ये होना ही चाहिए था, इंडिया डिजर्व्ड इट, और ये कहा कि जो 9 आतंकवादी मारे गए हैं पाकिस्तान को उन्हें निशाने हैदर से सम्मानित करना चाहिए। उनका निशाने हैदर पाकिस्तान का सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड है, जो वहां की फौज का कोई व्यक्ति कहीं मारा जाता है किसी जंग में तो उस मरणोपरांत उसको दिया जाता है। तो वो ये मांग कर रहा था, इस जहनियत का आदमी है ये जो कि भारत लाया गया है। आप समझ पाए लेकिन जो कांग्रेस के नेताओं ने, हर्षवर्धन जी, जो मांग की, खासकर पृथ्वीराज चव्हाण। नहीं, देखिए, एक तो ये है कि सचमुच कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आता, या वो दूसरों को समझते हैं, देश को समझते हैं कि वो ना समझ। अब इस तरह का मतलब इससे वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं, उन्होंने कुछ शब्द इस्तेमाल किए हैं। और पहली बात तो जैसे बोल रहे थे, लग रहा था कि बहुत दिन बाद उन्हें बोलना पड़ रहा है, तो शायद जैसे कहते हैं ना कि जंग लग गया हो, तो नेता भी जंग लगा सा दिख रहा था। तो बहुत दिन बाद जब निकलते हैं तो थोड़ा तेल वेल डाल के, नहीं तो फिर वो मतलब आवाज़ जैसे आने लगती है दरवाजे से, और तो ऐसे ही कुछ कांग्रेस की दशा में वो पहुंच गए। वो कह रहे हैं कंगारू कोर्ट, वो कह रहे हैं कि हमें दिखाना है कि हमारा ये देश पूरी तरह से जुडिशियल सिस्टम को फॉलो करना, अजमल कसाब की तरह। अब ये सारे शब्द अगर आप देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, वो किसे बताना चाह रहे हैं, ये दिखाना किसको है, क्या उनके निशाने पर कोई है। और कमाल की बात यह है कि ये साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। अब फिर याद आता है कि कौन सा इन्होंने बहुत गलत कर दिया, इनसे तो बहुत आगे शरद पवार थे जो 12 जगह धमाके हुए थे, 13वां मस्जिद बंदर अपने आप जोड़ दिया था, और बाद में कहा कि वो तो हम इसलिए चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम दंगा ना हो जाए, तो एक नाम हमने मुस्लिम जगह का भी जोड़ दिया। तो पता नहीं, हमारे नेता हैं, ये मुख्यमंत्री रहते हैं, इतने बड़े बड़े पदों पर रहते हैं, कांग्रेस के इतने दिग्गज नेता हैं, और इस तरह की बात करते तो कई बार लगता है कि सचमुच देश को इन्होंने कुछ इस तरह से मतलब धकेल के करके रखा हुआ है कि देखो भाई तुम ऐसे करो कि मुसलमान के नाम पर डरो,
मुसलमान के नाम पर तुष्टीकरण करो, मुसलमान के नाम पर आतंकवादी तक के साथ खड़े हो जाओ, और मुसलमान के नाम पर अगर एकदम जिसको कहते हैं कि सबको दिख रहा है तब भी वो काम करते रहो, आज नहीं तो कल किसी मुसलमान को हिट करेगा। अब इन्होंने क्या किया, इनकी इस हरकत से, जो कि मतलब स्पष्ट है कि आपने अभी वक्फ का देख लिया, उसके पहले देख लिया, देश के मुसलमान को आप बार बार बैड लाइट में ले जाते हैं। और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि आप भाजपा जो निशाना लगाती है या आप राजनीतिक निशाना जो लगाते हैं वो अलग चीज है। जब आप गाजा पर ऐसी बात बोल देते हैं, जब आप तहव्वुर राणा के लिए हम कंगारू कोर्ट का मतलब क्या हुआ भाई? कुछ उदाहरण देना चाहिए था। नहीं, इसमें आपको क्या लगा, वो कोई देश के मुसलमानों को कोई एड्रेस कर रहे थे या तुष्टीकरण की दृष्टि से कह रहे थे? दो चीजें, कि भैया मुसलमान है इसके साथ गलत नहीं होगा। दो चीजें, ये मोदी की सरकार है और मुसलमानों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये बड़ी स्पष्टता से आप उनके एक एक शब्द सुनिए, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको कैसे वो एक्सप्लेन करें या कैसे इसको रखें, वो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन साफ साफ इसके अलावा और कोई स्थिति दिखती नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत का लोकतंत्र इतना समृद्ध है ना कि कोई नेता, कोई पार्टी से ऊपर नहीं हो सकती जिसको भ्रम समझ में आ जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इसने अपना जुर्म कबूला नहीं है हेडली के तरीके से, इसको अच्छा वकील दो। क्या मतलब हुआ? देखिए 2-3 बातें हमें पहले समझनी चाहिए। देश के ऊपर हमला हुआ था और उसमें जो लोग मारे गए थे उसमें तमाम लोगों के, तमाम धर्म के लोग उससे प्रभावित हुए थे, उनकी जान गई थी। तो ये कोई समुदाय विशेष या किसी की बात नहीं, देश के ऊपर हमला हुआ था और हर देश का नागरिक चाहता है कि उसको उसकी गुनाहों की सजा मिले। जो पृथ्वीराज चौहान ने कहा, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, देखिए टुकड़ों में इंटरव्यू है इसलिए मैं उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ। उन्होंने ये कहा क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे जब अजमल कसाब को फांसी हुई, यूपीए के काल में 2-3-4 फांसियां हुई थी और उसमें एक अजमल कसाब की फांसी जो थी नवंबर 2012 में शायद हुई थी, उसमें पृथ्वीराज जी का भी एक रोल था। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि एक माना हुआ एस्टैब्लिश जो एक टेररिस्ट था उसको भी हमने जो न्याय की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें वो पूरी हुई और उसके बाद उसको फांसी हुई उस कॉन्टेक्स्ट में। तो कंगारू कोर्ट का उनका ये तात्पर्य नहीं था। उन्होंने कहा देखिए इनको भी हम न्याय कानून के हिसाब से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कहलाता है वो पूरा होगा। सर मांग किस बात की कर रहे हैं? तो होना ही था उसके साथ, वकील उसको मिलना ही था। और अब वो सबसे ज्यादा इस बात में पढ़े लिखे, देखिए वो अमेरिका में पढ़े लिखे हैं, पीएमओ मिनिस्टर थे, उनका एक कहना है कोई इंटरनेशनल ऑडियंस को भी एक वो कर रहे होंगे कि भारत में जो न्याय का जो तरीका है उसी हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये नहीं कि वो आया और उसको टांग दे। ये कब होता है हिंदुस्तान में? मेरा सवाल ये, कब हुआ है ये हिंदुस्तान में? वो जैसे उन्होंने कहा, मैं मांग करता हूं कि ऐसा इसको वकील प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नहीं, वो तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन मैं तो समझ रहा था कि पृथ्वीराज चौहान साहब एक तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे, 17वें चीफ मिनिस्टर थे 2010 से 2014 तक, और जब ये घटना हुई तब वो प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री थे मनमोहन सिंह सरकार में। तो मुझे लगा कि जब आज प्रकट हुए हैं बहुत लंबे समय बाद, तो शायद ये बताएंगे कि मनमोहन सिंह सरकार ने क्या किया था 2008 के बाद। उस घटना के बाद 2 बड़ी कैजुअलिटीज, पॉलिटिकल कैजुअलिटीज हुई। एक पहली कैजुअलिटी हुई शिवराज पाटिल साहब की, जो होम मिनिस्टर थे, जिनका वीडियो अब आज चर्चा करने की जरूरत नहीं, उसकी वजह से उनकी बड़ा निंदा हुई और फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा जी। और दूसरे जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, विलासराव देशमुख, वो कैमरा वगैरह कुछ लेकर चले गए थे, फिल्म स्टार अपने बेटे को, फिल्म डायरेक्टर को ले गए थे, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था। पृथ्वीराज चौहान साहब वहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री थे, बड़े विश्वस्त भी माने जाते थे, रशीद साहब को पता होगा। तो उनको तो ये बताना चाहिए था कि भाई जो जवाब, जिस पर आपने जहाँ से शुरू की ना कहानी, वहाँ उनको जवाब देना चाहिए था कि मनमोहन सिंह सरकार ने क्या क्या कर लिया, ये मोदी सरकार किस बात पे शोर कर रही है। ये कहते तो कोई बात निकल कर आती। कहा कि उन्होंने चिट्ठी, मुंबई पुलिस ने चिट्ठी भेजी थी। नहीं, चिट्ठी भेजी थी, मतलब वो प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे हैं। तो यदि आप, कांग्रेस जब ये कह रही है कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, मान लिया हमने, तो ये तो उनको बताना चाहिए था। वो प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे 2010 तक कि क्या क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ। एनआईए की रिपोर्ट 2011 में किस तरह से बनी है, मनमोहन सिंह सरकार ने क्या किया, अमेरिका के साथ क्या हुआ, और महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया। क्योंकि जब वो वहाँ से छोड़ा प्रधानमंत्री कार्यालय से, तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे 2010 में बन गए थे, है ना। तो 2010 में, तो उसमें क्या भूमिका रही, बल्कि उनको सपोर्ट करना चाहिए मौजूदा सरकार को कि भाई मैं इस बारे में ये जानकारी रखता हूँ, सरकार ने ये काम पहले किया था, अभी इसमें क्या क्या हो सकता है, वो मदद की जरूरत है। आपको प्लेइंग टू द गैलरी या मुस्लिम अपीजमेंट जैसा कुछ दिखता है क्या? नहीं, अगर वो ऐसा समझ रहे हैं मुस्लिम अपीजमेंट, और यदि हम में से भी कोई इस बात पे शक कर रहा है, तो मुझे हैरानी होती है। क्योंकि हम हर बात में किसी भी कानून अपराधी को मुसलमानों के साथ जोड़कर और ये समझे कि मुसलमान उसके लिए बहुत वो रखता है, तो ये थोड़ा सा जाति करते हैं हम लोग। वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता।
नहीं सर, ये इतनी हमारे यहाँ बहुत कोई नई बात तो नहीं है ना। 26/11 के बाद हेमंत करकरे की मौत हुई थी आईपीएस अफसर की, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि इसमें जांच होनी चाहिए। ये जांच नहीं, मैं आपको शब्दशः बताता हेमंत करकरे के बाद तो कुछ और लोगों ने भी बहुत कुछ कहा है, उस पर बात हुई है। नहीं, उनकी हत्या को लेकर के जो कहा वो तो ऑन रिकॉर्ड है सर। जो विजय जी कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इसका देश के मुसलमानों को लेकर नहीं होना चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूं। हाँ। कांग्रेस के यदि वो नेता ऐसा कर रहे हैं तो बार-बार गलती ऐसी कर रहे हैं। हरकतें करते हैं कि मुसलमान बैड लाइट में जाए। हाँ। आज बताइए भला तहव्वुर राणा के साथ कौन खड़ा होगा, क्यों खड़ा होगा? भाई कल जो मारा गया और आपको मैं शब्दशः एक याद दिलाता हूं, हेमंत करके, चूंकि उस वक्त मैं मुंबई ही था, उस घटना की रात भी, और उस समय मुंबई था मैं। घटना की रात जब हेमंत करकरे को गोली लगी तो तुरंत और ठीक ठाक लोगों ने उस बात को कहा कि अरे ये तो देखो, चूंकि वो संघ से जुड़े नेटवर्क के ऊपर सब कर रहे थे, तो देखिए संघ से जुड़े हुए आतंकवादी थे, सबसे पहला निशाना हेमंत करकरे को बना दिया। फिर ये जो दिग्विजय सिंह, जिसको लेकर अभी अमित शाह से उनकी राज्यसभा में थोड़ी झांझाएं हुई, एक दूसरे से लड़े, वो उसमें भी वो गलत बोल गए कि दंगे के वक्त गुजरात में अमित शाह गृह मंत्री थे, वो भी दिग्विजय सिंह गलत बोल गए। यही दिग्विजय सिंह थे, यही बर्नी साहब थे और यही कृपा शंकर सिंह थे जो आज भाजपा के नेता हो गए हैं। ये भी याद रखिए, ये भी चर्चा बार बार करनी चाहिए कि वही कृपा शंकर सिंह और इन लोगों ने किताब छापी थी 26/11 आरएसएस की साजिश, और हाथ में कलावा कसाब के है, तो वहां का एक सांध्य दैनिक होता है मुंबई का, उसने छापा, उसने यूं छापा उसकी तस्वीर, और अगले दिन समीक्षा छपने लगी कि ये तो संघी कोई है क्या, संघ से जुड़े हुए लोग हैं क्या? भगवा आतंकवाद जो आया, शब्द को काम सर मैं कोट कर देता हूं। उस वक्त जो भारत में अमेरिका के राजदूत थे, उन्होंने जो अपने देश में केबल भेजा था, उसमें उन्होंने ये साफ साफ लिखा था कि उस वक्त इंडियन माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर AR अंतुले थे। मैं कोट कर रहा हूं, इंडियन माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर AR अंतुले sparked controversy on December 17th with comments insinuating that the killing of Maharashtra ATS chief Hemant Karkare by the Mumbai terrorist was somehow linked to Karkare's investigation of Hindu terrorists। और दिग्विजय सिंह जी का उसी में केबल में कोटेड है कमेंट। Digvijay Singh told media, I don't think Antule made a mistake. What he asked for is a probe. What is objectionable in his statement? जांच करो अंतुले की स्टेटमेंट। केंद्र का मंत्री कहता है कि ये हिंदू मामलों की जांच कर रहे थे। महाराष्ट्र से, आपको महाराष्ट्र से है, लेकिन ये भगवा आतंकवाद की चर्चा मेरे ख्याल से उसी समय सबसे पहले शुरू हुई। जी, बाला साहब के दोस्त थे। नहीं तो वो कोशिश आज तक चल रही है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो अभी जिक्र हुई गया, उन्होंने किस तरीके से अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे लगता है कि पृथ्वीराज चौहान को यह भी समझना है कि देश के अंदर कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है, वो कोई भी हो। अब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो सतवंत सिंह मेहर सिंह को 1989 में फांसी हुई 5 साल के बाद, क्या उसको इमीडिएट टांग दिया गया था? उनको भी पूरी कानूनी सुविधा उपलब्ध कराई गई और उसके बाद हुई है। कसाब को भी पूरी कानूनी सुविधा उपलब्ध कराई गई, उसके बाद उसको 27 नवंबर 2012 को उसको फांसी हुई। कानूनी सुविधा का मतलब वकील देना नहीं होता, राष्ट्रपति की माफी याचिका तक भी वो बात हमारे यहाँ पर पहुंचती है। दरवाजे खुले, केवल ये नहीं कि वकील दे दिया गया। प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत अगर उसको अगर फांसी का प्रावधान होगा, अनुमति होगी तो फांसी भी होगी। अब अगर आप अबू सोलेम को देखेंगे तो जब पुर्तगाल से लाया गया था तो उसमें कहा गया था कि उसको फांसी नहीं दी जा सकती, तो अबू सोलेम को आजीवन की कारावास की सजा होगी उसको। अब जब कानून का पूरा पालन हो रहा है कि ठीक है आपको फांसी अगर नहीं दी जा सकती, इस आधार पर अगर किया गया है तो आपको आजीवन कारावास की सजा भुगतना पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि इस मामले में कांग्रेस को अपना पक्ष बहुत अच्छे से स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि उस समय केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और महाराष्ट्र में भी थी। और मुझे लगता है कि इस संदर्भ में अगर पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन का अगर बयान आता है कि उस समय तो वही थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, 2010 में वो बन गए थे, तो अगर वो बताते हैं कि भाई जो ये 2008 की जो घटना घटी है उसके बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस मामले में क्या भूमिका निभाई है। बताया ना, कांग्रेस ने पी चिदम्बरम जी से इसके ऊपर स्टेटमेंट दिलवाया, प्रेस स्टेटमेंट दिलवाया। उसमें वो कह रहे हैं कि 9 में ये वहां गिरफ्तार हो गया था। इसके बाद हम सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे, उन्होंने इसके प्रत्यर्पण की कोशिशें की, प्रयास किया। चिट्ठी पिट्ठी लगने से नहीं होता ना कि भाई चिट्ठी भेज दो। देखिए ये तो एक्सेप्टेबल है कि आप बताओ भी हमने भी इसमें योगदान दिया था, कोई नहीं कहता कि बाकी दाएं बाएं चिट्ठी भेज दी। क्योंकि आपका प्रोग्राम देखिए कहानी कुर्सी की तो है, तो उसके संदर्भ में एक बात बताना चाहूंगा। देखिए ये तमाम सरकारें तमाम तरह से ये कोशिशें होती हैं डिप्लोमेटिक लेवल
पे होता है, पुलिस के लेवल पे होता है, पॉलिटिकल लेवल पे होता है, इस तरह के एफर्ट होते हैं, कभी कामयाब होते हैं कभी नहीं। हाँ, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कभी कभी पॉलिटिकल लीडरशिप एक उसको अपनी प्रतिष्ठा की बात बता देता है और वो कहता है कि साहब हमें ये चीज चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, इस मामले में हमारे देश के साथ इंसाफ होना चाहिए। उसमें अगर नरेंद्र मोदी जी को श्रेय मिलता है तो बिल्कुल उसका स्वागत होना चाहिए। और पिछली सरकारों ने भी कोशिश की होगी। देखिए, सरकारें काम करती हैं। आपने दो चीजें बताई थी, मैं उसमें व्यक्तिगत मतलब उसके जानकारी के आधार पर कहना चाहूंगा। एक जो बात हुई थी कि सैफरन टेरर का नाम जो था वो सुशील कुमार शिंदे जो गृह मंत्री थे उनके नाम से जोड़ा गया। सुशील कुमार शिंदे ने जो अपनी आत्मकथा लिखी जिसमें मेरा भी योगदान था, उसमें उन्होंने कहा है कि ये बात जो सैफरन टेरर की बात थी ये आईबी के डॉक्यूमेंट में थी। ये आर.के. सिंह जो अब भाजपा में मंत्री भी थे, उन्होंने जो था जब वो होम सेक्रेटरी थे, वो होम मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट में ये शब्द आया था सैफरन टेरर का। अब वो थोपा सुशील कुमार शिंदे के नाम पे जाया जाता है। अभी शिवराज पाटिल जी की बात हुई, मैं एक बात बस कंप्लीट कर दूं, एक बात कर दूं। शिवराज पाटिल का कहा जाता है कि शिवराज पाटिल कपड़े बदल रहे थे, ये कर रहे थे। शिवराज पाटिल का इस्तीफा क्यों हुआ? उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? शिवराज पाटिल के इस्तीफे के समय जब मुंबई में बड़ी घटना हुई 26/11 की, तो उसके बाद में पॉलिटिकल लेवल पे ये डिमांड हुई कि आईबी और रॉ के जो चीफ हैं, जो हेड है, उनको हटाया जाए, उनसे इस्तीफा मांगा जाए। पाटिल साहब अड़ गए कि नहीं, उनका इस्तीफा नहीं होगा। गलती अगर है तो मेरी है, बात बता रहे हो कि गलती है तो मेरी है, मेरा इस्तीफा लीजिए, उनका इस्तीफा हो गया। ये बात तो कोई चर्चा में नहीं करता। आज कोई ऐसा, आज कोई देश का नेता है, राहुल गांधी, आज देश में कोई ऐसा नेता है, कोई ऐसा मंत्री है जो ऐसा करेगा कि अपने ऑफिसर्स को बचाने के लिए अपना इस्तीफा दे दे। आप चूंकि सारी बातें स्पष्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी ने ये कहा था कि नहीं कहा था कि भारत में जिहादी टेररिज्म से ज्यादा हिंदू कट्टरता खतरनाक है? नहीं, देखिए आप ये कहा कि नहीं कहा? नहीं, आप कहाँ की बात कहाँ जो ये सब रिलेटेड बातें, बात नहीं कर रहा मैं, तो आपसे बात कर रहा था। आपने कहा कि शिंदे को गलत एट्रीब्यूट किया जाता है, ये बयान हिंदू टेरर वाला। मैं तो पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी ने भी ऐसी बात कही थी, वो सही थी कि गलत थी? नहीं, राहुल गांधी की बात राहुल गांधी जाने या उनके प्रवक्ता बताएंगे। हर राजनीतिक दल और हर आदमी को सही बात कहने का, गलत बात कहने का लोकतंत्र में अधिकार होता है। तमाम बयान आप बहुत से राजनेताओं के जोड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। कोई आदमी ताज होटल के सामने जो कमेंट कर रहा था उसकी भी आप आलोचना कर सकते हैं उस समय कि वो मुख्यमंत्री था, वो वहां जाके आलोचना क्यों कर रहा था। लेकिन आज जो है सुशील कुमार मतलब बात की बात है ना, मोदी सरकार की तारीफ की है कि एक बात कन्हैया कुमार ने जो कहा कि ये तो ध्यान भटकाने के लिए। अब आप पृथ्वीराज 15 लाख आए क्या, महंगाई कम हो गई क्या, मतलब ये उनका जवाब था पूछ सवाल। लेकिन अब क्या, अब पृथ्वीराज चौहान के बाद आप कन्हैया कुमार पर आ गए। लेकिन चलिए सुनते हैं, राजनीति यही। अब कन्हैया कुमार इस आप ध्यान भटकाने के लिए सामान्य समझ नहीं है कि पानी बहुत है, पटना से टैंकर से जाएगा, वो अब हमारी डिप्लोमेसी और एक्सटर्नल अफेयर्स इश्यूज पे और डिफेंस और इंटरनल अफेयर्स पे बात सीरियस डिबेट को ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं कर रहे। अब आप लोकतंत्र पे प्रश्न उठा रहे हैं क्यों? सर चला दीजिए। नहीं, वो बयान मैं भी दिखाऊंगा बाद में, कमेंट आपका जाए, ब्रेक लेना मुझे। नहीं, मैं एक बात मेरे मन में जरूर आती है, चूंकि ये सारी चर्चा हो गई, तो एक तो अगर शिवराज पाटिल जी ने कहा तो एनएसजी दिल्ली से मुंबई उड़ने में जो घंटों की दूरी हुई थी, तो उसका भी कोई तो जिम्मेदार रहा होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जब कहते हैं कि ये तो कांग्रेस ने किया था, अरे भाई सच बात ये है कि अगर कांग्रेस ने ये सब नहीं किया होता तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। इतना खटकरम अगर कांग्रेस ने नहीं किया होता तो मोदी की बात कोई सुनता? अब बात करते हैं वक्फ बिल को लेकर के देश भर में जो प्रदर्शन और आंदोलन करने की तैयारी चल रही है उसकी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज इसका खुला ऐलान किया, उसकी शुरुआत भी आज से ही हो गई है। बताया गया एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कैसे मस्जिदों में आपको इसकी बातें करनी है, तकरीरों में इसकी बातें करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, अलग अलग शहरों में मुस्लिम महिलाओं को बड़े पैमाने पर इस मुहिम के साथ जुड़ना पड़ेगा, मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है। और यह भी कहा गया उसमें 2 बार कम से कम कि देश के अंदर शाहबानों का मामला आप याद कीजिए, 1985 में अपने पति से गुजारा भत्ता मांग रही एक तलाकशुदा बुजुर्ग महिला को जब सुप्रीम कोर्ट ने उसका हक दिया, तो उसके बाद उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने ऐसे ही प्रदर्शनों से के दबाव में आकर के पार्लियामेंट में वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि उसी तरीके का दबाव आपको बनाना है शाहबानों के मामले जैसा, ताकि ये सरकार भी मजबूर हो जाए ये अब जो कानून बन चुका है इसको वापस लेने के। तो वो बयान मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन बंगाल में प्रदर्शन बिल्कुल अलग स्तर पर चल रहा है। कलकत्ता के अंदर शहर को जाम करने की धमकी दी जा रही है। कोई टीएमसी का एक सीनियर नेता कहता है कि हमारे खून में गर्मी पैदा हो गई है इस बिल के आने के बाद। और ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं मुसलमानों से कहना चाहती हूं कि आपको बड़ा दुख हुआ है, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये बंगाल है और यहां मैं हूं। इस मुहिम के जरिए एनडीए हुकूमत पर इतना दबाव बनाया जा सके कि वो इन मुतनाज़ा तरमीमात को वापस लेकर
साबिका कानून को बहाल कर दे। ये तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ हफ्ता 11 अप्रैल बरोज़ जुमा से 8 अप्रैल बरोज़ जुमा तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ का हफ्ता मनाया जाएगा, जिसके तहत मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी जाएंगी, जैसे जुमे की नमाज से कब्ल मसाजिद में खिताबात, कॉर्नर से मीटिंग से। कोशिश की जाएगी कि मज़कूरा बाला तमाम प्रोग्रामों में ख़वातीन की भरपूर शमूलियत हो। ख़वातीन की जानिब से मुतवाज़ी प्रोग्राम्स भी मुनाकिद किए जाएंगे। इस तहरीक में बिरादरान वतन और सिविल सोसाइटी के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। ये तहरीक शाहबानो तहरीक 1985 के तर्ज के ऊपर चलेगी, जिसके तहत हम हर रियासत, जिला, शहर और गांवों तक पहुंचेंगे। बदनसीबी ये बिल कानून में बदल गया तो लोगों के खून में गर्मी पैदा हो गई, इसलिए आप और हम लोग जमा हुए हैं। दूसरी बात, बज़ाहिर मसला वक्फ का है, मुसलमानों का है, लेकिन मुसलमान तन्हा जीत नहीं सकते। जब तक हिंदू भाई, सरदार जी भाई, क्रिश्चियन भाई, हम चाहते हैं और चाहेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब लोग मिल करके इसको विरोध करेंगे। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह, ठीक है ना? और ये चलेगा इंशाअल्लाह। हम लोग प्रोग्राम बताएंगे और तमाम लोग जो बाहर हैं उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इत्मीनान के साथ 2 घंटा 2.5 घंटा, रमजान में 14 घंटा रोजा रखा, ना पानी पिया ना भात खाया। अगर रमजान में 14 घंटा रह सकते हैं तो यहाँ 3 घंटा नहीं रह सकते। आज मुसलमानों के प्रॉपर्टी को, उनकी जायदाद को नाजायज तरीके से कब्जा करने की नापाक कोशिश हो रही है, लेकिन आप ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये मुसलमानों की भलाई है। वसीम बरेलवी ने कहा है, हम बताएं तो बताने की जरूरत क्या है, किसको मालूम नहीं आपकी नीयत क्या है। हम इस कानून को नहीं मानते हैं, आप इस कानून को वापस लीजिए और इंशाअल्लाह कलकत्ता के रामलीला मैदान से लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान तक हम पहुंचेंगे और पार्लियामेंट को भी हिला करके रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। आप लोगों को भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, provocating that you should assemble and lodge a movement. I will appeal to all of you not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you and your property. Don't distrust. Let us trust each and everybody. अब आपको मैं इस विरोध प्रदर्शन की 2 तस्वीरें दिखाता हूं। पहले ये तस्वीर देखिए जो लखनऊ से आ रही है। मौलाना कल्बे जवाद लीड कर रहे हैं इस प्रोसेशन को, और हाथों में पोस्टर किसके लिए हुए हैं? हमास के लीडर जो मारा गया इस्माइल हानिया, और मुस्लिम ब्रदरहुड का हसन नसरुल्लाह, उनकी तस्वीरें लेकर के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और एक कलकत्ता की तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं।
इसको बीजेपी वाले खूब चला रहे हैं आज की कैसे प्रदर्शन में भीड़ मौजूद थी और वहां पर एक मिनी बस फंस गई, उस पर एक भगवा झंडा लगा हुआ था, तो जबरदस्ती वो भगवा झंडा उस पर से उतारा गया और पूछ रहे हैं कि ये बंगाल है या बांग्लादेश बन गया ऑलरेडी, भगवा झंडा भी नहीं लगाया जा सकता। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए इस प्रदर्शन की। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है शाहबानो जैसा बड़ा विरोध प्रदर्शन हमको इस बार करना है ताकि वैसे ही सरकार इसको वापस लेने की तो मजबूर हो जाए। त्रिपाठी जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि राजीव गांधी जी नहीं है, मतलब बेसिक इसको समझिए। अब एक नेता है, राजीव गांधी नेता नहीं थे। राजीव गांधी अपनी माताजी की हत्या से उपजी सहानुभूति पर बने प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जो इतने ताकतवर रहे लेकिन अपनी माताजी से मिलकर 100 रुपया 500 रुपया उन्हीं से लेके चले आते थे। तो दोनों नेताओं का बड़ा फासला है, दोनों जमीन आसमान का अंतर है। ये सब कुछ समझ के तब निर्णय लेते हैं, वो निर्णय ले लेते थे तब उनको समझ में आता था। वो हम देख रहे थे, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे वाले नेता थे। ये ऐसा कुछ नहीं कहते, ये कर देते हैं, उसके बाद लोग देखते हैं। तो पहली बात तो ये कुछ ऐसा होना नहीं। दूसरा क्या है, ये राजनीतिक लड़ाई कलकत्ता में इतनी क्यों आपको मजबूत दिख रही? अब कोई कहेगा कि भाई मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा है, 30% से ज्यादा लोग हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अगर 26 में विधानसभा चुनाव नहीं होता तो शायद इसको इतनी हवा नहीं मिलती। ये ममता जी भले मंच से कह रही हैं क्योंकि नौकार महामंत्र वाले दिन थी तो उनको थोड़ा सा उसी तरह से बात करनी थी, जैन समाज की तरह हिंसा और वो सब, लेकिन वहां पर जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं इस अवसर को अपने पक्ष में लोगों को लामबंद करने के लिए बड़े मौके के तौर पर देखते हैं। भाजपा के लोग इसके ध्रुवीकरण में, मतलब ऐसा नहीं कि भाजपा के लोग इस अवसर को छोड़ने वाले हैं, वो इसके प्रतिक्रिया में हिंदुओं को अपने पक्ष में लामबंद करने के अवसर पर देख रहे हैं। इसीलिए आपको देश के और किसी हिस्से में इतना बड़ा आंदोलन होता हुआ नहीं दिख रहा है, कहीं कोई बहुत बड़ी रैली भी नहीं हो रही। और मेरा ये मानना भाई प्रदर्शन करने का अधिकार तो है ही है, बस ये ऊट पटांग बातें बोलना बंद करें। हम इस कानून को नहीं मानते। अरे भैया कैसे नहीं मानोगे, सबको मानना पड़ेगा। अमित शाह ने उस दिन जो कहा वो तो सच है ना भाई। और ऐसा थोड़ी ना है कि जब भाजपा के मन का कानून नहीं होता था तो उनको नहीं मानना पड़ता जी, मानना ही पड़ता था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, अपनी बात कहिए। आपको लगता है कि आप माहौल ऐसा बना लेंगे कि देश की सरकार पर दबाव बनेगा, करिए, लेकिन ओवरऑल कहें तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सरकार बहुत आउटरीच करके समझ के तब। सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है 2025 को 1985 बनाना है, शाहबानो जैसा दिखाना है प्रदर्शन। देखिए, जैसे हमारे मित्र त्रिपाठी जी कह रहे थे, देखिए समय एक जैसा नहीं होता है और मुद्दे अलग अलग होते हैं। जोश हो अगर राजनीतिक रूप से तो उसमें होश का भी हिस्सा रहना चाहिए, होश नहीं खोना चाहिए। जो जिस तरह के बयानबाजी हो रही है, जिस तरह के धार्मिक स्थलों का एक राजनीतिक विषय के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो इस्लाम की दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी किसी तरीके से ठीक नहीं है। देखिए, जो काली पट्टी बांधने वाले की बात है, ये काफ़ी समय हो रही थी जब बिल पास भी नहीं हुआ था। और मैं एक गया जगह पर, धार्मिक स्थल पर, और वहाँ मैंने देखा कि उसकी तादाद बहुत कम थी, ना के बराबर थी। तो ये हमें इस चीज़ का भी संज्ञान लेना चाहिए कि मुस्लिम युवा या जो आम मुसलमान है उसकी क्या धारणा है। आप जाइए, अपनी कैमरा टीम भेजिए, आपको नजर आ जाएगा कि मस्जिदों में किस तरह के कितने लोग काली पट्टी मांगे जा रहे हैं। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी एक वो ज्यादा से ज्यादा एक एनजीओ के रूप में आप उसे बता सकते हैं। उसका कोई ना धार्मिक महत्व है, ना उसकी कोई जड़। आप कह रहे हैं आम मुसलमान, मुस्लिम मेजॉरिटी इस तरीके से बहुत ज्यादा परेशान नहीं है। देखिए, और उसके बाद जैसे त्रिपाठी जी कह रहे थे, कानूनी लड़ाई है, इसको कानूनी रूप से लड़े और विरोध भी करें। मेरे ये नहीं कह, देखिए राज्य का सब्जेक्ट है, इसलिए ममता बनर्जी अगर कह रही नहीं लागू करेंगी तो नहीं लागू करेंगी। देखते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, आज क्योंकि आज शुक्रवार भी है, जुम्मा है और नमाज इस वक्त हो चुकी होगी। अब प्रदर्शन कुछ जगहों से हमें खबरें मिल रही हैं कि हो रहे हैं। जुम्मे की नमाज के बाद देश भर में प्रदर्शनों का सिलसिला दिख रहा है। लखनऊ में इमामबाड़ा के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है और कोलकाता में भी आलिया यूनिवर्सिटी में वक्फ बिल के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। कोलकाता और लखनऊ से हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं जहां पर अब नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पहले मैं कोलकाता की तस्वीर दिखाता हूं, वहां से ओमकार सरकार हमारे साथी जुड़े हैं हमारे साथ। ओमकार, बताइएगा कैसा प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, आज पाक सकस के आलिया यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं
और जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर आलिया यूनिवर्सिटी से कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो छात्र है वो छात्र निकल चुके हैं और यहाँ से सीधा जुलूस करते हुए वो लोग पहुंचेंगे पार्क सर्कस तक और पार्क सर्कस में पहुंचने के बाद वो वहां पर जाके विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। तो जैसे कि देखा जा रहा है आलिया यूनिवर्सिटी के छात्र जितने भी है वो पहुंच चुके हैं और पहुंच के वो विरोध जता रहे, विरोध प्रदर्शन कर रहे। छात्र काफी सारे हैं, उनसे बातचीत करने की थोड़ा कोशिश करेंगे। दादा आप लोगों का प्रदर्शन आज किस बारे में है बताइए। वाकफ बिल के बारे में, जो संविधान विरोधी वाकफ बिल पास करके एक्ट बना है उसी के खिलाफ हम लोग एक्ट बन चुका है, तो आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में? ये एक्ट बातिल करना होगा और वाकफ संपत्ति जैसा था वैसा ही रहना देगा और उसको अच्छी तरह प्लेसमेंट करना, लेकिन उसको गरीब मुसलमान जो है उनके हित के लिए ये कानून ये सरकार क्या बोलेंगे, ये सरकार ही नहीं है, ये तो मुस्लिम खिलाफ सरकार है। ये जिस सरकार के अंदर कोई एमएलए एमपी कुछ भी नहीं है, एक भी एमएलए एक भी एमपी कुछ भी इसका अंदर नहीं है, वो सरकार कैसे मुसलमानों का हेल्प करेगा? देखा गया है कि इस बिल में यह कानून में है कि एमएलए एमपी वो भी इस वक़्फ़ के सदस्य बनेंगे, तो इसको लेके क्या विरोध है? सरासर एक गलत बुझा जा रहा है, हमको समझा जा रहा है कि वक़्फ़ के बारे में जो बिल एक्ट बना इससे मुसलमानों का हेल्प किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओंकार सरकार आपको कोलकाता में हो रहे प्रदर्शन की तस्वीर दिखा रहे हैं। लखनऊ से रुचि कुमार जुड़ी है हमारे साथ। रुचि, लखनऊ में भी आज शुक्रवार के दिन दिख रहा है प्रदर्शनों का सिलसिला? जी, ये आसिफी इमामबाड़ा है, बहुत पुराना, और यहीं पे आसिफी मस्जिद है और मस्जिद में नमाज के बाद मौलाना कलबिस जवाद साहब हैं जो बाहर निकले हैं और उनकी तकरीर हो रही है। हाथों में लोगों के प्ले कार्ड्स हैं कि ये जो अमेंडमेंट बिल है ये गलत है, इसको रद्द किया जाए, ये काला कानून है, और लोग इसके खिलाफ यहाँ पर नारे भी लगा रहे हैं। ये बताइए क्या इसका विरोध क्यों कर रहे हैं हम? ये शहजादा रसूल अल्लाह की जो बेटी थी शहजादी फातिमा ज़हरा, ये जो वक्फ कानून है उसको बताइए। ये वक्फ कानून इसलिए है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लोगों ने वक्फ की अपनी ज़मीन, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये ज़मीन पर उसका कब्जा हो जाए। जो चीज़ अल्लाह के नाम और इमाम हुसैन के नाम वक्फ हो गई है उस पर उनका हक है, या उसका जैसा फॉलो करने वाला उसको मानने वाला उसका हक है, क्योंकि वो देख रेख करेगा। गवर्नमेंट इसमें क्या देख रेख करेगी? इस कानून को इसलिए लाया गया है कि उसको मिटा दे। अच्छा, जो आज नमाज हुई आप लोगों की जुमे की, उसमें खुतबे में कुछ बताया मौलाना साहब ने कि ये वक्फ कानून के बारे में कुछ आप लोग को जानकारी दी? हाँ, मौलाना साहब ने ये बताया वक्फ कानून के बारे में कि अभी 2-3 जो हमारी इबादत गाह हैं उसको पर गवर्नमेंट ने उसको निकाल दिया वक्फ से, तो उस पर एहतजाज होगा और बड़े पैमाने पर एहतजाज होगा कि पूरे हिंदुस्तान में। इसलिए होगा एहतजाज क्योंकि गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि उसकी निगाह हमारी प्रॉपर्टी पर है, हमारी इबादत गाहों पे है। वो ये चाहती है कि हिंदुस्तान में इबादत गाहें ख़त्म हो जाएं ताकि इनका मज़हब ख़त्म हो जाए, और वो गवर्नमेंट ये चाह रही है खाली के जो कट्टरपंथी हैं उनको खुश कर दे, उसको हमारी इबादत गाहों से कोई मतलब आप कह रहे थे कि रिलीजियस प्लेसेस का इस्तेमाल ना हो, बता रहे हैं खुतबे में मौलाना साहब कह रहे हैं वक्फ बिल पर हमारी प्रॉपर्टियां हड़प रही है सरकार, जाओ प्रदर्शन करो। देखिए, मैं फिर आपसे कहूँगा जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं उनको पता है कि खुतबा जो होता है वो केवल और केवल धर्म के बारे में होता है। वहाँ मस्जिद में राजनीतिक टिप्पणी करने का इस्लाम धर्म में कोई प्रोविज़न नहीं है। इसलिए जो खुतबे की बात कर रहे हैं वो एक जनरल कमेंट, मतलब किसी ने कह दिया, उससे मैं कह रहा हूँ कि बचना चाहिए, लेकिन वो एक नमाज का हिस्सा नहीं है। नमाज के 2 हिस्से होते हैं, एक नमाज होती है और एक जो खुतबा वो केवल धर्म के मामले का होता है और पुराने उनको सबको लोगों को याद किया जाता है, उसके बारे में है। वहाँ कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रथम दृष्टि में दुरुपयोग हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुल के कॉल दे रहा है कि आप मस्जिदों में बताओ लोगों को। ये सर आप ये बताइए, क्या धर्म स्थल का जो दुरुपयोग करने में केवल मुस्लिम धर्म है, बाकी सब लोग कर रहे हैं? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि इसका नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, इसका नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे बिल और कानून है जिसका विरोध हुआ है, राज्यों ने किया है, केंद्र सरकारों में करा है। जब भाजपा शासन में नहीं थी उसने विरोध किया। ये तमाम वो है, प्रदर्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उनका राइट है। जो माइनॉरिटीज कमीशन है वो गुजरात में उसने उसका काम नहीं किया, उसको बनाया नहीं गया था। राज्य में जो संविधान का एक प्रोविजन है कि माइनॉरिटीज कमीशन होना चाहिए, तो ये तमाम हमारे देश में ऐसे अपवाद होते हैं, लोकतंत्र में ऐसा होता है। अब आपको मुंबई की तस्वीर भी दिखा दूं मैं। सचिन चौधरी जुड़ रहे हैं वहां से।
मुंबई में भी वक्फ कानून के खिलाफ आप देख रहे हैं कहीं प्रदर्शन, सचिन? जी बिल्कुल सौरभ, मैं तस्वीरें सीधे आपको ये भाईकला की हिंदुस्तानी मस्जिद है यहाँ से दिखाना चाहूंगा। देखिए अभी नमाज चल रही है, लेकिन आज बड़े तादाद में लोग यहाँ पर काले फीते या काले कपड़े पहनकर यहाँ पर आए और पुलिस का ये देखिए किस तरह से भारी पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि AIM के नेता वारिस पठान थोड़ी देर पहले हाथ में काली फीते बांधकर अंदर नमाज पढ़ने के लिए गए हैं और भाईकला इस मस्जिद के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस है। यहाँ पर मुंबई पुलिस है, SRPF की जो है जवान भी यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। कुछ नमाजी जो जब नमाज पढ़ने के लिए अंदर गए तो उन्होंने अंदर जाने से पहले इंडिया टीवी से बात की और हाथ पर काले फीते उनके बांधे हुए थे। उनका कहना है कि हम साइलेंट प्रोटेस्ट जो है वो आज कर रहे हैं। जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि उनका विरोध प्रदर्शन जो 7 जुलाई तक चलेगा पहले चरण का, तो उसी की कड़ी में जो है आज यहाँ पर भी साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि सड़क पर उतर कर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन हाथ में काली फीते बांधकर अपना विरोध वो जता रहे हैं। आगे अलग अलग चरण में जो है ये विरोध प्रदर्शन आगे किया जाएगा, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भी मुंबई पुलिस जो है कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रही है। हर मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर लगा है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। मुंबई में, लखनऊ में, कोलकाता से आप देख रहे हैं प्रदर्शन की तस्वीरें। आज जुम्मे के दिन एक बार फिर मैं आपको कोलकाता लेके चलता हूं। ओंकार सरकार कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। पास किया क्योंकि भारतवर्ष में जो हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, क्रिश्चियन जो भी है संप्रीति करके यह चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार जो बिल पास किया वो संविधान का विरोध हो, वो एके अपर का द्वंद्व लगा रहे, देश में विरोध कर रहे हैं, इसलिए हमारा विरोध कर रहे हैं। लगातार ये कह रही है कि ये गरीब मुसलमान जितने उनके हित के लिए कानून है। नहीं, देखिए जो वक़्फ़ जो संपत्ति है ना, वो मुस्लिम समाज का मानुस वो जो अल्लाह के रास्ते दान कर देता है, वक्फ कर देता है। लेकिन सरकार जो काम कर रहे हैं, सरकार अधिकारी उन लोग उनके ताबेदारी करने के लिए संपत्ति उनको लेने के लिए ले रही है। जैसे कि बातचीत हो रहा था, इस कानून के खिलाफ इस वक्त आलिया यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आलिया यूनिवर्सिटी से निकलते हुए सीधा पार्क सर्कस और कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे और पार्क सर्कस में पहुंचते हुए ओंकार, आप देख रहे थे आज कैसे इस वक्फ बिल के कानून के खिलाफ देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन चल रहा है। बिहार में भी इसको एक बड़े आंदोलन के तौर पर लोगों को इससे जुड़ने के लिए आह्वान किया गया है और बिहार में चुनाव भी होने हैं इस साल, तो एक राजनीतिक हथियार के तौर पे भी आप कह सकते हैं दोनों पक्ष इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आज जुमे की नमाज के बाद जगह जगह देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। मैंने आपको मुंबई की तस्वीर दिखाई, एक बार फिर आपको दिखाता हूं। मुंबई में भी एक मस्जिद के बाहर नमाजी बाहर निकले और हाथों में काली पट्टी बांधी हुई थी, प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस उनको हिरासत में लेने लगी। इसको लेकर के वहां पर काफी हंगामा हुआ और ये AIMIM की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से वहां पर प्रदर्शन था। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था क्या मिलेगी? वारिस पठान को आप देख रहे थे, AIMIM के नेता हैं, पूर्व विधायक भी हैं और यहाँ ये कह रहे हैं कि गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, हिरासत में क्यों ले रही है मुंबई पुलिस प्रदर्शन करने वाले लोगों को, और पुलिस को इस बात की आशंका रहती है कि माहौल खराब ना हो। अब वहाँ नारेबाजी वगैरह हो रही है। खुद वारिस पठान जो है काली पट्टी बांधकर आए हुए हैं, इनको भी देखें पुलिस वैन में बिठाया पुलिस ने, और भी लोगों को हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आज देश भर में यही सिलसिला देखने को मिल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा कॉल देकर कहा कि जगह जगह प्रदर्शन हो और मस्जिदों में भी इसके बारे में लोगों को बताया जाए। मुंबई की तस्वीर है आपके सामने। मुंबई पुलिस ने एक जगह प्रदर्शन करने वाले लोगों को, जहां AIMIM के नेता भी थे, उनको हिरासत में लिया है। सचिन चौधरी वहीं से लाइव मौजूद हैं हमारे सहयोगी। क्यों ये हंगामा हुआ सचिन? जी सौरभ, यही वो हिंदुस्तानी मस्जिद है जहां पर आज जुमा नमाज अदा की गई है, लेकिन कुछ लोग जो है काली फीते बांधकर आए थे और उन्होंने कहा था कि साइलेंट प्रोटेस्ट किया जाएगा, लेकिन
वारिस पठान और उनके साथ उनके जो समर्थक थे वो हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर आए थे, रिजेक्ट वक्फ बिल ये लिखा हुआ था। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दी। वारिस पठान ने कहा कि इस बिल को जो है मुस्लिमों पर थोपा जा रहा है जबरदस्ती से और इसका हम विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, तो उसी के मद्देनजर यहाँ पर भी आज साइलेंट प्रोटेस्ट कहा गया था, जिसके कारण पुलिस ने शुरू में तो कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन जब यहाँ पर बैनर पोस्टर लहराए गए और फिर उसके बाद घोषणाबाजी नारेबाजी की गई, तो उसके बाद पुलिस ने तमाम जो उनके समर्थक थे, करीबन 10 से ज्यादा उनके समर्थक थे, उनको हिरासत में लिया है और पुलिस उनको लेके गई है, पुलिस की वैन उनको लेके गई। अभी भी पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर है, कुछ नमाजी अभी भी आ रहे हैं, लेकिन वो इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे। लेकिन जो प्रोटेस्ट में शामिल थे, जैसे जिनके हाथों पर काली फीते थी, उनको जो है पुलिस ने डिटेन कर लिया है। बहरहाल स्थिति अभी कंट्रोल में है। पुलिस ने तमाम जो बाकी नमाजी थी उनको यहाँ से हटा दिया गया है, जो घोषणाबाजी कर रहे थे। ये देखिए एक एक करके नमाजी आ रहे हैं, उनके हाथों पर इस तरह से काली पट्टियां यहाँ पर बांधी गई है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आपके हाथ में काली पट्टी है, विरोध है वक्फ बिल को लेकर, कानून को लेकर विरोध, आप पट्टी क्यों बांधे हैं? क्या कहेंगे ये बिल को लेकर पट्टी बांधे रहे, विरोध किया, आज आप लोगों ने विरोध दर्शाया? हाँ भाई चलिए, पब्लिक को मत रोकिए, हो गया। तो सौरव यहाँ पर देखिए नमाज़ी अभी भी कुछ निकल रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं उनसे। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर पुलिस लोगों को रोक रही है या पकड़ के लेके जा रही है, इसके कारण ये जो ट्रस्टी है यहाँ पर मस्जिद के, वो भी लोगों को कोई बिना यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किए हुए निकलने के लिए कह रहे हैं। लगातार उनको कहा जा रहा है कि रास्ता खाली करें, यहाँ से लोग निकले, कोई बात ना करें। तो हम फिर भी कोशिश करते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, क्या इस बिल को लेकर, इस कानून, नए कानून जो बनाए उसको। आप बताइए कि वक्फ को लेकर आपको क्या कहना है, या आज साइलेंट प्रोटेस्ट हुआ? अरे मेरे को तबीयत अच्छी नहीं है, मैं बोल नहीं सकता हूँ। ठीक, लेकिन आपके कैमरे पर दिख रहा है कुछ लोग हैं जो काली पट्टी बांध करके आज आए हुए हैं। और पिछले जुम्मे को भी जब इस बिल पर बहस चल रही थी, उस दिन भी ये कॉल दी गई थी। और जैसे आपने आज मुंबई की तस्वीर दिखाई, उस वक्त उत्तर प्रदेश में कुछ लोग पहुंचे थे ऐसे ही काली पट्टी बांध करके। बाद में उन लोगों के खिलाफ मुकदमे भी सरकार पुलिस ने जो है वो दर्ज किए हैं। और मुंबई में भी आपने देखा प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया वहां पर लोगों को। समीर जी, देश भर में हो रहा है, देश भर में हो रहा है, लेकिन सबसे विशेष बात यह महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट को लेके कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, जो बालासाहेब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे की है, उनके प्रवक्ता संजय राउत ने कल कहा था कि भाई हम उसका पूरा समर्थन करते हैं, कल जो प्रदर्शन होने वाला है और मैं भी प्रदर्शन में शामिल होने वाला हूं। तो आज देखना चाहिए कि संजय राउत कहाँ काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, टोपी पहन कर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा था कि मातोश्री के दरवाजे सबके लिए खुले और मुस्लिम कम्युनिटी आके हमसे बात करे। हमने तो सरकार के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ लोकसभा में वोट किया है और आने वाले समय में इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। तो बड़ा दिलचस्प होगा कि देखना है कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे कैसे बदलता है। मैं तो इनका एक क्लिप देख रहा था सोशल मीडिया पर कुछ साल पुराना, जिसमें कह रहे थे मुसलमानों के वोटिंग राइट छीन लो, तब पता लगेगा इनके वोटों के ठेकेदारों को, इनका बयान था। मतलब अब तो ये भी कहा जा रहा है कि उद्धव साहब ठाकरे का जो घर का है मातोश्री के बाहर जो गेट बना हुआ है वो पहले भगवा रंग से पूरा पुता हुआ था, तो अब कह रहे हैं कि आधा भगवा कर दिया उन्होंने, आधा उन्होंने हरे रंग का कर दिया है। तो इस तरीके से अगर उद्धव ठाकरे अपने मातोश्री का लुक बदलने वाले हैं तो आप समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी कहां पहुंच गई है। अब सवाल ये, जो आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं जगह जगह ऐसे विरोध प्रदर्शन, ये कितना बड़ा मामला बन सकता है? अभी राशिद किदवई साहब ने कहा कि एक माइनॉरिटी है मुसलमानों में जो आपको ऐसे दिखाई देगी, जो बाजू पर काली पट्टी भी बांधेगी। आमतौर पर मेजॉरिटी मुसलमान, वो कोई ऐसा आंदोलित नहीं है इस बिल को लेकर के, इस कानून को लेकर के। विजय जी, हम लोग काफ़ी चर्चा किए, यदि पूरे देश भर में, क्योंकि इस पर एक तो लंबी चर्चा हो गई, जेपीसी में भी लंबी चर्चा हुई, फिर संसद में भी चर्चा हुई, और यदि पूरा मुसलमान देश का उसके खिलाफ खड़ा होता तो वो सड़कों पर दिखाई देता आपको उस तरह से। वो आज भी दिखाई नहीं दे रहा। ये सब जो हो रहा है ये भी लोकतांत्रिक है, ठीक है, सब लोग अपना अपना, जो लोग विरोध करने वाले लोग हैं वो है, लेकिन उनके पास भी वो पूरा मुसलमान, जो आम मुसलमान है, वो खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं तो देश भर में तो आपको ये 4 जगह है, चारों जगह ऐसी इंपॉर्टेंट है जिनका कोई मायने है। कोलकाता की बात हो, मुंबई की भी बात है, मुंबई में कुछ ऐसे इलाके हैं, बिहार की बात है, बाकी पूरे देश भर में वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वक्फ की संपत्ति तो सब जगह है ना, और मुसलमान भी सब जगह पर है। तो वजह क्या है राशिद साहब इसकी? कोई कह रहा है शाहबानो जैसा माहौल बना दो, कोई कह रहा है शाहीन बाग जैसा माहौल बना दो, बन क्यों नहीं रहा?
देखिए वो इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि देखिए वो आम मुसलमान से उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अगर उसका कानून का दुरुपयोग ना हो, राजनीतिकरण ना हो, तो उसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। देखिए सीधा मामला क्या होता है वक्फ का, जैसे सब बताते हैं कि एक ऐसी चीज़, ऐसी प्रॉपर्टी जो आप ईश्वर के नाम, अल्लाह के नाम पे दान कर देते हैं। अब उस दान को के ऊपर उसको ना बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। सरकार का काम है उसको मैनेज करने का, और सरकार से मेरी मुराद राज्य सरकारों की होती है। तो राज्य सरकारें उस पर कानून बनाने में स्वतंत्र हैं। वो संविधान के हिसाब से कॉन्करेंट लिस्ट में है कि जहां पर सेंट्रल लॉ भी अप्लाई होता है और राज्य का लॉ भी अप्लाई होता है। जमीन का मामला है। इसमें बहुत से लोग सौरभ जिनका कोई वक्फ से लेना देना नहीं है, 80-90% लोग वैसे ही कट जाते हैं क्योंकि उनके पास इतनी आर्थिक हैसियत नहीं है कि उन्होंने कोई वक्फ किया होता, ना उनको कोई फायदा मिला, उनको कोई मिला। तो ये तमाम बातें हमें देखनी चाहिए, और उसमें भी बड़े आप बारीकी में जाएंगे तो बड़ा लंबा पूरी दोपहर से शाम हो जाएगी कि उसमें भी 2 तरह का एक प्रोविजन कर दिया कि एक अल्लाह के नाम, एक वक्फ अल औलाद के मतलब मेरे बच्चों को और मेरे उनको जो है आने वाले लोगों को उसका एक शेयर मिलता रहे। तो वो तो एक तरीके से आप दूसरे तरीके का जिसका प्रोविजन इस्लाम में नहीं है। ये आप कह रहे हैं आम मुसलमान का मूवमेंट नहीं है और उसको बनाने का भी वो तो सरकार के एक मतलब जैसे जो सीए के मामले में था कि क्या उसका कोई दुरुपयोग होगा, क्या लोगों को हटाया जाएगा, जब जैसे ऐसा हुआ कि किसी को किसी की नागरिकता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होगा तो अपने आप ही वो मामला खत्म हो गया। देखिए सबसे बड़ी बात संवादहीनता भी है। राजनीतिक दल जो है जिसको तरह से लोगों ने कहा कि उनके एमएलए और सांसद नहीं है, एमएलए सांसद नहीं है, अविश्वास की भावना है, वो बहुत ही लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हर्षवर्धन जी नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इसमें अब कोई बहुत जिसको कहते हैं कुछ वो क्या कहते हैं तत्व तो नहीं बचा है। कुछ दिनों के लिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ जगह पर आप अगर ये भी नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे अच्छा तुम संगठन चलाते हो मुसलमानों के नाम का और तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने उस वजूद को बचाए रखने की कोशिश है। और पहले दिन से हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जैसे माहौल था, ये ऐसा था नहीं कि अचानक एक दिन एक रात पहले लाया गया, ये कोई 370 की तरह तैयारी में नहीं की गई। इसमें तो बाकायदा आउटरीच प्रोग्राम चले, कई सत्र बजट पार्लियामेंट का सत्र उसमें टलता रहा, फिर आया भी तो नहीं आया, वहां से जेपीसी में भेज दिया गया, फिर जेपीसी की पूरी लड़ाई झगड़ा सब हो गया, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में दिल्ली, पटना, आंध्र प्रदेश, देश के अलग अलग हिस्सों में सब कुछ किया, सब कुछ करके हार गए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब आत्मा की आवाज पर, अंतरात्मा की आवाज पर आए तो बीजू जनता दल भी थोड़ा सा बट गया। मुझे लगता है यह भी सोचना चाहिए, अभी अगर ये जो 232 का आंकड़ा है अंतरात्मा की आवाज हो जाए तो आधा हो जाएगा। अच्छा, बिहार में एक बड़ी अजीब परिस्थिति है क्योंकि वहां जेडीयू जो है बड़ी पार्टी भी है, सत्ता में भी वही है, और जेडीयू के जितने मुसलमान नेता हैं वो ये नहीं समझ पा रहे कि वो क्या स्टैंड लें इस पर, वो अपनी पार्टी की आलोचना करें क्योंकि नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन किया लोकसभा के और राज्यसभा के अंदर, या वो इसका विरोध करें। अब वो नेता ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं सारे मुसलमान एक हो जाएं, सारी पार्टियों के मुसलमान नेता भी एक हो जाएं, और जो भी दबाव बनाया गया नीतीश कुमार के ऊपर भी दबाव जो बनाया गया वो गलत था। ये बिल इस वक्त ऐसे वक्त पे लाया गया है जब नीतीश कुमार जी मजबूरन कुछ कर नहीं पाए और उनको दिल्ली में सत्ता में रहने के लिए इस बिल का समर्थन करना ही पड़ा। मैं कुछ बयान आपको सुना रहा हूं। पहला तो ये हुआ कि इदारे शरिया खानकाहों के साथ मिल करके वक्फ सेल का गठन किया है, और ये वक्फ सेल जिसमें पूरे बिहार के हर जिला से नुमाइंदे, जिसमें वकला, एडवोकेट्स और दिगर मज़ाहिब के लोग भी इसमें शामिल होंगे, और इस सेल के माध्यम से आगे की कानूनी लड़ाई भी होगी। इसी के माध्यम से जो हमारे गांव में, इलाकों में, प्रखंड में, पंचायतों में जो मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह जो वक्फ में नहीं है उसको हम 6 माह के अंदर अंदर कैसे वक्फ में पहले ले लें, उसके बाद की आगे तय की जाएगी और न्यायालय भी जाएगा, इदारे शरिया माननीय सुप्रीम कोर्ट। कई लोग ये भी कह रहे थे कि राजनीति से हटकर यानी जेडीयू से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, कई लोग कह रहे थे कि नहीं आपको बने रहना चाहिए, तो आखिरी फैसला क्या हुआ? आज सिर्फ वक्फ और वक्फ के अमलाक और उसके सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड है। राजनीतिक मामले पर जो हमको फैसला या जो करना है वह हमारे लोगों ने जो बताया है वो आने वाले दिनों में वो घोषणा करें। नीतीश कुमार के साथ अभी बने रहेंगे? अभी तक तो जो चल रहा सबकी राय सुन ही लिया आप कि मैदान छोड़ना नहीं है, अभी मैदान में रह करके अपनी बात करनी। जदयू में आप बने रहेंगे या इस्तीफा देंगे? बहुत लोग इस्तीफा दे चुके। मैं तो बने रहूंगा, और रही इस्तीफा की जहां तक की सवाल है
हम तो चाहते हैं कि आरजेडी कांग्रेस जितने मुस्लिम लीडर हो सब इस्तीफा देके एक प्लेटफॉर्म पर आवे। ये तो बिल का जो है विरोध कर ही रही थी, कानून का विरोध कर रही। कानून का अब कानून जो बना उसका विरोध तो मैं भी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं भी कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, सो बात नहीं है। और एक बात आप जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन इरशदुल्ला साहब हैं वो 20 साल से बैठे हुए हैं। मैं सरकार से भी मांग करूंगा और कर रहा हूं, नीतीश कुमार से भी, और आपके चैनल से पहुंच जाए कि ठीक बिहार के इलेक्शन के कबल 6 महीना पहले, तकरीबन 5 महीना 6 महीना पहले ये बिल लाया गया। और जब एनडीए सरकार 10 साल तक पूरे मेजोरिटी के साथ थी तो ये बिल नहीं लाई। ये इस बात को प्रमाणित करता है, बिल लाने का आज मकसद ये है कि जो उनके साथ लोग एसोसिएट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो एनडीए में शामिल होकर सरकार चल रही है। अब ये जिनको आप सुन रहे थे ये ऐसे वैसे नेता नहीं है। अभी जो आखिरी बयान आपने सुना ये पूर्व राज्यसभा मेंबर हैं, इनका नाम है अशफाक करीम, जेडीयू के हैं। इससे पहले आप सुन रहे थे वो गुफरान शाहीन जी हैं, ये जेडीयू बिहार के उपाध्यक्ष हैं। और उससे पहले आप गुलाम रसूल बलियावी को सुन रहे थे, ये भी मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, ये भी जेडीयू के सदस्य हैं। अब ये तय नहीं कर पा रहे हम पार्टी में रहें या ना रहें। ये जो बात इंपॉर्टेंट अशफाक करीम ने कही कि इस बिल की टाइमिंग ऐसी थी कि नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पाए, उनसे नेगोशिएट कर लिया बीजेपी ने। मुश्किल तो है लोगों के लिए। जी देखिए, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा, यहीं पर भाजपा और दूसरे राजनीतिक दलों में एक अंतर है, वो उसकी बहुत राजनीतिक रूप से बहुत स्पष्ट है। उसको जो करना होता है वो बिना किसी संकोच के, बिना किसी दबाव के करता है। अब ये जेडीयू की समस्या है कि वो कितने तक जाएं, क्या करें, किसी बात करें। और मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव में इसमें एक जो एक गणित कही जाती है, मुझे वो कहते हुए संकोच होता है कि वो 80-20 का तरीका का चुनाव कराने के प्रयास होगा। और उससे भाजपा को, इस बारे में भाजपा पूरी से आश्वस्त है कि उसे राजनीतिक रूप से लाभ होगा। परिणाम बताएंगे कि उसका राजनीतिक आकलन सही है या गलत। आपको क्या लग रहा है? नहीं, मैं तो देखिए जनता का विवेक है। जनता ने देखिए 2004 में भी एक वर्डिक्ट दिया और 24 में भी दिया। तो देखिए मुझे लगता है कि गुलाम गौस से तो विरोध किया ही, एमएलसी है नीतीश कुमार की पार्टी के, तो विरोध कर ही रहे हैं इस बात का। उन्होंने कहा है कि शायद वो एक पद भी छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे 2020 का जो चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, तो नीतीश ने 12 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, सभी के सभी चुनाव हार गए थे, सब हार गए थे। तो नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अब वो जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, उनका जो राजनीति का जो उतार आ चुका है, बहुत ज़्यादा उनके पास समय बचा नहीं है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो बिहार के अंदर सरकार चला रहे हैं, और ये पता है कि नीतीश कुमार के पास कोई बहुत ऑप्शन बचा नहीं है कि वो इसका विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन वापस ले ले, बिहार में अपनी सरकार छोड़ दे और लालू के साथ फिर सरकार बना ले और लालू के साथ मिलकर बिहार का विधानसभा चुनाव, ये बचा नहीं हो। तो नीतीश कुमार रोज बार बार बोल रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाने वाले, अब हम यही रहने वाले। तो ये तय है कि नीतीश कुमार के सामने अब कोई विकल्प नहीं है, वो इसके साथ ही बढ़ेंगे। एक बात तो फैसला कर लिया, तो वो जानते हैं इस बात को कि मैंने फैसला कर लिया, आपको मेरे साथ रहना तो आप रहिए और आपको जाना है तो जाइए। बस एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। देखिए, ये जो यहाँ पर एक होता है कि समुदाय विशेष, मतलब मुसलमान को एक ऐसा माना जाता है कि वो एक वोट बैंक है, एक राजनीतिक रूप से एक राजनीतिक दल से जुड़ा है या नहीं, ये देखिए इसमें बहुत ज्यादा भ्रांति है। नीतीश कुमार का एक सपोर्ट बेस मुसलमानों में है और रहेगा। जो लोग आज ये प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी व्यक्तिगत टिप्पणी है, लेकिन देखिए वो एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं। हर समुदाय के, मतलब मुस्लिम में जो अलग अलग जो शिया सुन्नी और उसमें भी बरेलवी और देवबंदी, वो एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते मस्जिद में। और हम यहाँ पर आकलन कर रहे हैं कि वो सब एकजुट होकर के वक्फ बिल का विरोध करेंगे। जो एक खुदा के मानने वाले एक दूसरे के पीछे नमाज ना पढ़े, धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आज जेडीयू के पास, नीतीश कुमार के पास जो भी मुस्लिम वोट था, आपको लग रहा है वो रहेगा उनके मुझे लगता, देखिए आपने मेरे अपना राजनीतिक आकलन, तो उसमें लगता है उसमें उतार चढ़ाव इस तरह से कोई एक मुद्दे से कि पूरा वोट बैंक इधर खिसक जाए उधर खिसक जाए, ऐसा संभव नहीं है। सर एक बहुत क्विक कमेंट सर। देखिए ये तो मेरे को गलत लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो अभी कह रहे थे गुफरान साहब कि भाई अभी राजनीतिक समय ऐसा था कि जिसमें नीतीश जी जा नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता था नीतीश जी के लिए, यदि दबाव बनाना चाहते, क्योंकि आप केंद्र में उस सरकार को बनाए हुए हैं और दूसरा वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, तब भी आप नहीं गए उनके उसके खिलाफ। दबाव में तो आपको लेना चाहिए था, तो तब भी वो नहीं हुआ। और रशीद साहब तो और सारी दुकान खत्म करने पे लगे हुए। लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान हमारे साथ हैं, अब वहाँ मुसलमान को ही आप बांट कर रहे हैं तो उनकी दुकान तो और मुश्किल हो जाएगी। पटना से ये खबर आ रही है, यहाँ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हो रहा है नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर। कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट है ये, आप देखिए पुलिस के साथ खूब झड़प चल रही है, बैरिकेड उछाले, लगभग हवा में उछालने की कोशिश है। कन्हैया कुमार का प्रदर्शन है। अच्छा, ये
नौकरी दो पलायन। सीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश ये कर रहे हैं, वाटर कैनन भी चल गई है। कन्हैया कुमार पदयात्रा निकाल रहे हैं पूरे बिहार में, जिसका नाम है पलायन रोको रोजगार दो, और वो भी शायद इस प्रदर्शन में शामिल है, ऐसा बताया जा रहा है। पटना का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, नजर आ रहा है आपको? कांग्रेस पार्टी विजिबिलिटी तो बढ़ा रही है अपनी बिहार में। अब देखिए वोट कितना बढ़ा पाती है। नहीं, वोट बढ़े ना बढ़े, लेकिन अच्छा तो है। अच्छा है। कोई पार्टी अगर लड़ती हुई दिख रही है, वो मतलब कैसे आगे जाकर उसको जमीन पर हम होता हुआ देखेंगे, कितना वोट बनेगा, ये सब तो अलग बात है। लेकिन अगर आपके पीछे, आपकी कॉल के पीछे इतने लोग निकल कर सामने आ रहे हैं, तो कम से कम कुछ लोग तो उसमें होंगे ना जिनको लगेगा कि हाँ भाई राजनीति हमें आगे करनी चाहिए, उसके लिए थोड़ा मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। बस एक ही चीज है कि थोड़ा सा बोलने वाला सिस्टम थोड़ा सा कुछ दिन के लिए कांग्रेस का बंद करा देते हैं ना। लेकिन हर्षवर्धन जी, प्रदर्शन करना, बोलना नहीं। क्या नेतागिरी करें, बोले नहीं, नेतागिरी करें, थोड़ा धरना प्रदर्शन करें, सब कुछ करें, बोले नहीं। लेकिन जब बोलते हैं तो गड़बड़ा जाता है। कोई जी, वेस्ट इंडिया से लड़ने लगता है, कोई कहता है कि बिहार से टैंकर में पानी लेके चले जाएंगे सड़क बना के, वो गड़बड़। लेकिन हर्षवर्धन जी, ऐसा प्रदर्शन करते रहेंगे तो कैसे फेसबुक पे, ट्विटर पे अपने फॉलोअर बढ़ाएंगे? वो तो बढ़ाना ना टिकट लेने के लिए, प्रदर्शन से टिकट नहीं मिलने वाले। तो वो अगर प्रदर्शन करेंगे तो अपने फॉलोअर कैसे बढ़ाएंगे? कांग्रेस पार्टी ने नियम बना दिया, इतने फॉलोवर होने चाहिए सोशल मीडिया पर। नहीं, विजय जी का मैं ध्यान रखिए। देखिए, प्रदर्शन से ऐसा लगता है जो मुद्दों का, कि लगता है कि कांग्रेस और जन स्वराज पार्टी वो 1 नंबर और 2 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, किधर से? हाँ, कौन से, किस दिशा से, नीचे से या ऊपर से, ये सवाल। लेकिन एक कांग्रेस का आप ये देख रहे हैं दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन चल रहा है पटना में, और सीएम आवास की तरफ ये लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कन्हैया कुमार लीड कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में आता है। ऐसा तो प्रदर्शन नहीं हो रहा है कि पानी की बौछार और लाठी चलानी पड़ती है, बैरिकेड, कितने लोग दिख ही रहे हैं। कई बार ये भी होता है राजनीति में कि आप यूं करें, अब लालू जी की पार्टी अगर प्रदर्शन कर रही होती तो अभी पूरा इलाका आपको भरा दिख रहा था, तेजस्वी यादव के पीछे लोग। अब कन्हैया है, लोग उतने हैं नहीं, लेकिन फिर भी पानी की बौछार है, थोड़ा सा धक्का मुक्की हो रही है। आप कह रहे हैं नीतीश जी की सरकार कांग्रेस के साथ है? नहीं, वो चाह रहे होंगे कांग्रेस थोड़ा सा दिखे, विजिबल दिखे। तो मुझे तो ये भी लगता है पिछले कुछ दिनों में जो यात्रा, ऐसी कोई यात्रा तो अभी तक दिखी नहीं। उस दिन भी नहीं दिखी जिस दिन राहुल गांधी थे। डिटेन करके ले जाया जा रहा है। एक बात समझाएंगे, रशीद साहब समझा सकते हैं कि सर ये मुद्दा अच्छा है, रोजगार का और बेरोजगारी और पलानी ये सब है, लेकिन कांग्रेस ने तय किया हुआ है कि जो मुद्दा है उससे कहीं दूसरी दिशा में चले। अभी कांग्रेस के लिए वक्फ बोर्ड का मुद्दा बड़ा मुद्दा था, मुसलमानों को साथ लेना। अब उस पर आंदोलन की बजाय रोजगार पर कर रहे हैं। पुलिस किसी भी कीमत पर यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। पुलिस यहाँ से आगे नहीं जाने देना चाहती है, और जो कार्यकर्ता नेतृत्व कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। जी, तो आप देख रहे हैं पटना में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन। आज विजय जी पूछ रहे थे कि मुद्दा उठाना चाहिए था वक्फ का। नहीं, वक्फ पर उन्होंने विरोध किया, और देश भर में अभी आप भी दिखा रहे हैं, बिहार में, कोलकाता में, सब जगह प्रदर्शन कर रहे हैं मुसलमान। तो उनके साथ खड़े होते हुए दिखना चाहिए। वैसे फिर वहीं पर आ जाएंगे कि लोकसभा में इनको राशि साहब जवाब दीजिए, ये बहुत वो बार पूछ चुके हैं कि क्यों राहुल गांधी नहीं बोले पाते। नहीं, देखिए विजय जी तो देखिए क्या है कि बुद्धिजीवी है, तो वो अब बुद्धिजीवी को राहुल गांधी अगर ये धरना प्रदर्शन, मतलब ये रोजगार की बात बिहार में करें, हाँ, तो एक समस्या पैदा होती है, और अगर ना करे तो भी समस्या पैदा होती है। नहीं, ये इशू है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप पार्लियामेंट में जो है हर बार अगर राहुल तो कहेंगे बोलने नहीं देते, गौरव गोगोई को बोलने नहीं देते, असम में चुनाव है, केरल में चुनाव है, शशि थरूर को बोलने नहीं दे रहे। नहीं, लेकिन सर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, अगर वो इस तरीके से इस मुद्दे को लेकर सड़क पे आएगी। बुद्धिजीवी होने के नाते वो कह नहीं रहे हैं, लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि जैसे राहुल गांधी न बोले तभी तो अच्छा रहता है। नहीं, ये आपका एक आकलन हो सकता है। देखिए मैं बताऊं, बिहार में देखिए एक नीचे के स्तर के ऊपर पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं। कांग्रेस को इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उनकी ज़मीन है उस पर प्रशांत किशोर आ जाए। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया विजय जी, मैंने कहा था 1 और 2 नंबर की लड़ाई है। हाँ, तो वही तो मैंने तो पूछा था, किस दिशा में है वो 1 नंबर और 2 नंबर? उसकी व्याख्या आप ही करेंगे। नहीं, ये आप समझा सकते हैं कि किस तरह से लड़ाई हो रही है। मैं तो आपने जो सवाल उठाया वो अच्छा है। कांग्रेस पार्टी इसको सड़कों पर अगर मुद्दा बना करके उतरे
और क्यों नहीं कर रही? कोई नुकसान का डर है उसे? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस वक्फ बिल को एकदम ये सामने से लीड लेना नहीं चाहती। हो सकता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पीछे से कांग्रेस का समर्थन हो इस मामले को लेकर कि भाई हम आपको समर्थन करते हैं। कांग्रेस सीधे जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि भाई मुस्लिम तुष्टिकरण की आप राजनीति करते हो, सीधा कांग्रेस ही अपने ऊपर लगाना चाहती और पूरा हिंदू वोट बैंक से अलग नहीं होना चाहती। मुझे लगता है वो बच रही होगी इस चीज़ से। आने वाले दिनों में देखना होगा कि कांग्रेस अगर ये आंदोलन लंबा चढ़ता है, बड़ा होता है, तो कांग्रेस उसमें क्या भूमिका निभाती है। हालांकि जिस तरीके से गौरव गोगोई का रहा है लोकसभा में और राज्यसभा में, कांग्रेस ने जिस तरीके से विरोध किया है, तो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के अंदर अगर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो ये एक अच्छी शुरुआत है। भाई कांग्रेस आज 19 विधायक है, आपके 3 सांसद है, 9-9.5% का आपका वोट बैंक है, और अगर आपको तेजस्वी यादव से सीटों पर बंटवारे में एक सम्मानजनक सीटें की आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको कम से कम 80-90 सीटें मिले इस बार, तो आपको बताना पड़ेगा कि जमीनी स्तर पर हम काम कर रहे हैं और संगठन हमारा जमीन। और कृष्णा अल्लावर मुझे लगता है कि एक अच्छे प्रभारी भेजे गए, वो जमीनी स्तर पर हमारे संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका कितना असर संगठन पर होता है, कन्हैया कुमार की पदयात्रा कितना पार्टी में जान डाल सकती है, पप्पू यादव कितनी मदद करते हैं। कांग्रेस पार्टी से एक खबर और है, एक सीनियर लीडर कैप्टन अजय सिंह यादव, ये कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष थे, और इन्होंने कहा है कि मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए मुझे इस पद से हटाया गया। अब ओबीसी मोर्चे का चेयरमैन बदल दिया है आज कांग्रेस पार्टी ने, और ये कह रहे हैं कि मुझे अपमानित करने के लिए काम किया गया। अभी आप कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देख रहे थे, इनका मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन। तस्वीरें दिखा दीजिए कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की। कन्हैया कुमार पदयात्रा निकाल रहे हैं पूरे प्रदेश में इसको लेकर के, लेकिन अब इनकी साथी आरजेडी, उसी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कर दिया। ये जो मुद्दा हम लोग बरसों से उठा रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, चलिए अच्छा है कि इसमें अब कांग्रेस पार्टी भी जो है वो अपना जोर लगा रही है। तो तेजस्वी यादव का बयान आप सुनिए, अब वो तंज है या कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, आप खुद तय कीजिएगा। हटाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण बढ़ाओ यात्रा पूरे देश में सबसे पहले तो हम ही लोगों ने किया था। जो असल मुद्दे हैं देश के, बिहार के जो असल मुद्दे हैं, लगातार हर बार हम लोग कहते रहे। तेजस्वी की लड़ाई बेरोजगारी से है। बेरोजगार नौजवानों का साथ हमने शुरू से दिया है। खुशी होती है कि और दल भी इस पर जो है सड़कों पे आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, आना चाहिए। जी, तेजस्वी यादव को सुना आपने, कह रहे हैं हम तो करिए, हमारा काम ही है, तेजस्वी है ही इसीलिए। नहीं, देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे और राशिद जी ने भी तंज किया और विजय जी ने भी कहा, दोनों लोग पूछ रहे थे कि नंबर 1 पे है कि नंबर 2 पे। भाई चाहे जहां हो, तेजस्वी को बयान देने पर मजबूर कर दिया। ये सामान्य बात नहीं है। पहली बार तेजस्वी यादव के, मतलब जिसको कहते हैं ना कि आप किसी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं तो कैसे दे रहे हैं वो समझ में आ जाता है। जैसे आप अपने अच्छे भाव में देते तो वो समझ में आ जाता है। ये तल्खी दिख रही है, ये सब दिख रहा है। अच्छा, तुम अब बिहार में प्रदर्शन करोगे, बिना हमारे प्रदर्शन कर लोगे। अरे तो भाई हमारा मुद्दा था। ये सब जब कोई कहता है तो इसका मतलब है कि हमारे साथ खड़े होकर करते, हमारे पीछे खड़े होकर करते। तुम्हारा भी इतना बड़ा हो गया, दिमाग खराब हो गया कि तुम अपने से प्रदर्शन करोगे। तो जो कांग्रेस पार्टी को चाहिए था वो तो कांग्रेस पार्टी करे। अब इसके आगे की बात, क्या ये सीट बंटवारे के समय जो बार्गेनिंग टेबल पर लोग बैठेंगे उसमें कुछ असर डालेगा क्या? अब सवाल ये खड़ा होगा। लेकिन नोटिस में ला दिया उन्होंने अपना जैसा प्रदर्शन नहीं, लेकिन निश्चित आरजेडी को मजबूर किया बोलने के लिए। देखिए, ये आप चर्चा में कहते हैं और सुनने में अच्छा भी लगता है, लेकिन देखिए ये जो गठबंधन का धर्म होता है या निज़ाम होता है उसके बिल्कुल खिलाफ है। गठबंधन में तो साथ में चुनाव लड़ना है। आपको तेजस्वी जो है वो एक वहाँ का एक बड़ा चेहरा है, उन्होंने अपने आप को खुद को मुख्यमंत्री के रूप में भी प्रस्तुत किया है। तो कांग्रेस जो है पिछलग्गू की भूमिका में है। अब वहाँ पर आप अपनी नई जमीन तलाश रहे हैं। देखिए मामला सौरभ बहुत गंभीर है। अभी बीच में ऐसी भी खबरें आई थी कि जब राहुल गांधी पटना गए तो वो तेजस्वी यादव से मिले नहीं, या तेजस्वी यादव मिले नहीं, उसमें गर्मजोशी का अभाव है। तो तमाम जो कृष्णा, जिनकी तारीफ हमारे मित्र साहब कर रहे थे, उनका भी एक ऐसी वही रवैया है कि उनको अलग थलग करके अलग रणनीति अपनाई जा रही है। तो ये रणनीति जो है ये समझ से परे है, क्योंकि जब चुनाव होने वाला है तो आप तो समर्थक दल, इतना बड़ा दल आरजेडी जैसा, आप उसके साथ चलेंगे कि आपको 10-20 सीटें मिल जाएं। तो कांग्रेस बिहार में अलग चल रही है, अपनी अलग जमीन बनाने की कोशिश कर रही है, आरजेडी को ये पसंद नहीं आ रहा। नहीं, आरजेडी की पसंद नापसंद का सवाल नहीं है। बात यह है कि आरजेडी एक वहां एक बड़ा दल है,
सत्ता में रह चुका है, उसके साथ कांग्रेस जो है, कांग्रेस की भूमिका बड़ी लिमिटेड है। अब अगर कांग्रेस का ये आकलन है जन स्वराज पार्टी की तरह कि वो उसको उखाड़ फेंकेंगे और वो वहां के ऊपर आ जाएंगे, तो ये उनका एक स्वतंत्र है। पार्टी का अपना हक है, उनका यात्रा नेता पदयात्रा करे, पार्टी प्रदर्शन करे, क्या प्रॉब्लम नहीं, आपके हक में मुझे जो मतलब जो एक तंज नजर आ रहा है वो समझ में आ रहा है। देखिए वो काम 2 साल पहले शुरू करना चाहिए। अब तो चुनाव सड़क के ऊपर है, अब तो गठबंधन का काम किया। तो कांग्रेस ऐसा कहते हैं कि अब गठबंधन हम नहीं करेंगे, अलग करेंगे। गठबंधन का धर्म हो तो ये तेजस्वी यादव को भी ध्यान रखना चाहिए ना कि जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते तो आप अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर देते हो, तब आपको कहना चाहिए कि हम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। जब कांग्रेस कहती है कि भाई पप्पू यादव के लिए एक सीट दे दीजिए आप, तो आप नहीं देते हो पप्पू यादव को। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीत के पहुंचते हैं। तो गठबंधन का धर्म है और आप बड़े भाई है तो आपको छोटे भाई का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होगा ना कि कांग्रेस तेजस्वी यादव पर निर्भर रहेगी। और मुझे लग रहा है कि वो अपने पैरों पर अगर खड़े होने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी कोशिश है पार्टी की। समीर जी जब कांग्रेस के पक्षधर बन जाए तो आप समझ लीजिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए जरूरी है ना अपने पैर पे खड़े होने के लिए, कोशिश तो करना चाहिए। लेकिन ये बात तो पूछी जाएगी ना भाई कि तेजस्वी यादव का वो बयान क्या बुरा नहीं लगा होगा जब उन्होंने कहा था कि गठजोड़ तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए था, विधानसभा में तय करेंगे। क्या ये नहीं कहा था तेजस्वी यादव ने कि विधानसभा में अपना अपना तय करेंगे? और वो सचमुच बड़ी चिंता की बात थी जब अरविंद केजरीवाल के साथ ये लोग खड़े हो गए। इनका अरविंद केजरीवाल से क्या लेना देना? अरविंद केजरीवाल सिर्फ उड़ के चले गए थे पटना, इसके अलावा और कौन सा कंट्रीब्यूशन था उस विपक्षी गठजोड़ में? दो में से एक को चुनना था इन्होंने, अरविंद केजरीवाल को चुना। ये क्यों चुना? इसका मतलब वो चाहते हैं कि कांग्रेस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लालू यादव की बात कर रहे हैं, तो एक जो जैसे खबर है तेजस्वी जी ने कहा ना अच्छी बात है, कर रहे हैं प्रदर्शन तो अच्छी बात है। वो जो हर्ष जी ने कहा ना कि अच्छी बात, ऐसे बोला कि अच्छी बात नहीं है जी, समझ ऐसे आ रही थी वो बात। और फिर आप ये खबर दिखाने के समझी जी को हटा दिया। लेकिन लालू यादव से नहीं, वो रिलेटेड खबर है ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये रिलेशन नहीं है, कैसे बात करें? रिलेशन वाली खबर बता दो ना सर, मैं ये सच में रिलेशन वाली खबर। हाँ, तो लालू यादव के समधी जी, तो उनको हटा दिया। वो है कैप्टन अजय सिंह यादव, और कैप्टन यादव साहब ये भी एमपी रहे में हैं और ये कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष थे। कांग्रेस ने अपना ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष इनको हटा दिया, किसी और को बना दिया। अभी ये आज की बात है या कल की बात है? अब इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि मुझे बड़े गलत तरीके से, अब अनसेरेमोनियसली लिखा है, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन बता देंगे सर क्या था? आई हैव बीन अनसेरेमोनियसली रिमूव्ड एज चेयरमैन बाय कांग्रेस पार्टी। वो है ना, बड़े बेआबरू हो गए तेरे कुछ। आगे वो कह रहे हैं दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी बाय अ कोटरी टू ह्यूमिलिएट मी। ये कोई कोटरी किचन कैबिनेट के 4-5 लोगों का एक षड्यंत्र है मुझे ह्यूमिलिएट करने का, अपमानित करने का। मैंने 40 साल के पॉलिटिकल करियर में बहुत ऊपर नीचे देखा है। और उन्होंने आगे ये बता रहे हैं, रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं कि मैंने तो इस पद से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन राहुल गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी श्रीमान कौशल विद्यार्थी जी ने मुझसे कहा कि आप इस्तीफा वापस ले लीजिए, इसलिए मैंने तो अपना इस्तीफा वापस लिया। तथ्यात्मक बात है। देखिए, शरद यादव की जो बेटी है वो कांग्रेस में है और राहुल गांधी के करीब समझी जाती है। शरद यादव का राजनीतिक रूप से जरूर बिहार के थे, लेकिन उनका रहना गुजर बसर जो थी वो जबलपुर मध्य प्रदेश के थे। तो इसलिए जो है वहां पर उसका, और अजय यादव के साथ ये तो बात है कि उनको हटाया गया, फिर उनसे कहा कि नहीं आप अपना इस्तीफा वापस लीजिए। तो तमाम उतार चढ़ाव का दौर कांग्रेस में चल रहा है, लेकिन ये एक शुभ संकेत नहीं है। देखिए, राजनीतिक दल जो है, आपने कहा बयान तो मैं 50 भेज सकता हूँ कि नीतीश कुमार के बारे में अमित शाह जी ने क्या किया या नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में क्या कहा। देखिए, गठबंधन में पैमाना ये होता है जीत, और वो जीते और सत्ता में आए, तो यही पैमाना आरजेडी और ये महागठबंधन जो कहलाता है उस पर लागू होगा। ये बयानबाजी से कोई आत्मघाती है, इस तरह की जो हरकतें हो रही है, मुझे लगता है इसे या तो करते कि महागठबंधन नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर महागठबंधन है तो जैसे वाजपेयी जी कहते थे, उस गठबंधन का, उस राजधर्म का पालन करना होगा। और ये शो ऑफ स्ट्रेंथ और ये सब करना था, आप करेगा 2 साल पहले करना चाहिए था। अब समय, अब चुनाव, अब सीधे चुनाव की बात करो। चुनाव में तो ताकत देखनी चाहिए ना, जिसकी ताकत है उसके पीछे चलना पड़ेगा। आपको एक और राज्य की खबर देता हूं मैं, तमिलनाडु की। तमिलनाडु में भी चुनाव होने जा रहा है, अगले साल नहीं तो उसके अगले साल होने जा रहा है, 26 में ही हो रहा है। और वहां पर स्टालिन साहब ने, आपने देखा, चाहे भाषा हिंदी की बात हो, ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूले की बात हो, और किसी भी और जरिए से वो वहां पर सुर्खियों में भी बने हुए और अपने वो वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के प्रयास कर रहे हैं सारे। बीजेपी वहां पर बहुत बड़ी पार्टी तो नहीं है, लेकिन उसने लोकसभा चुनाव में दिखा दिया कि हम प्रयास करें तो वोट मिलता है। 11% वोट उसको लोकसभा चुनाव में मिला। अब विधानसभा चुनाव में स्टालिन क्योंकि 2 टर्म से वहां पर मुख्यमंत्री हैं, तो उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है, लेकिन एक बड़े कोलिशन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। और एआईएडीएमके वहां पर सबसे बड़ा विपक्षी दल है, लेकिन एआईएडीएमके और बीजेपी के संबंध बीच में खराब हो गए थे, ये गठबंधन टूट गया था। लोकसभा का चुनाव बीजेपी अकेले लड़ी थी। अब बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया है
क्योंकि ये AIADMK की पहली शर्त थी। आज ही वहां नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाने हैं बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष के लिए, और इस वक्त चेन्नई में मौजूद हैं गृहमंत्री अमित शाह, और वो ई पलनीस्वामी और ओ पनीरसेल्वम जो दो धड़े हैं, और EPS जो हैं पलनीस्वामी जी वो AIADMK के अभी आधिकारिक तौर पर वो उससे जुड़े हुए हैं, और OPS जो हैं वो अब पार्टी के में तो नहीं है लेकिन माना जाता है कि मजबूत नेता हैं, तो वो दोनों से मिले और बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया था कि हम आपके साथ रहेंगे तो हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे। तो आज क्या हम तमिलनाडु में कोई बड़ी राजनीतिक खबर देख सकते हैं विजय जी? इसकी शुरुआत कह सकते हैं, हो नहीं सकता कि जरूरी नहीं है कि आज कोई वो हो जाए, उसका अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आप यदि पिछले 50 साल की 40 साल की राजनीति देखें तमिलनाडु में, तो वहाँ पर दोनों बड़े दल हैं, द्रमुक DMK और AIADMK, और वो और मतलब एक के बाद एक सरकारें वहाँ पर आती रही है। कभी DMK करुणानिधि रहते थे, कभी जयललिता रहती थी। जयललिता के जाने के बाद ये बड़ा घटनाक्रम हुआ और वहाँ पर पार्टी टूट गई। अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी को समझ में आता है कि उनकी ताकत किसी एक के साथ रहने से होगी, लेकिन वो जो AIADMK दो हिस्सों में बटी हुई है, यदि वो एक साथ होगी तब उसका कोई मतलब निकलेगा। बीजेपी चाहती है कि ये हो जाए, बीजेपी चाहती है कि वो हो जाए, और उससे वो एक बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं वहां पर, और बिना उनके दो अलग अलग दलों से कोई बहुत बड़ा काम होगा नहीं होगा। अब वहां पर ये समझाना भी तो आपस में बहुत मुश्किल होता है ना, कि किस तरह से दो दलों को, मतलब यहाँ पर बैठकर लगता है कि समझा लीजिए, वहां तो छोटी छोटी बातों पर, अभी तो प्रदर्शन पर ही आपने कहा था अच्छी बात है, तो फिर वहां जो लोग दो धड़े बन गए उसमें कैसे होगा? क्या बीजेपी तमिलनाडु में एक कोई प्लेयर बन गई है? देखिए वही वाली बात है, जो कांग्रेस बिहार में जितनी बड़ी प्लेयर है वही भाजपा तमिलनाडु में है। भाजपा ने अपनी कई बार ताकत दिखाई और अपने दम पे खड़े होने की, पनपने की कोशिश की, क्योंकि देखिए द्रविडियन पार्टीज के साथ, चाहे वो भाजपा का पहले समर्थन दोनों पार्टियों से हो चुका है, DMK के साथ भी उन्होंने समर्थन लेकर सरकार बनाई है केंद्र में, और AIADMK के साथ में भी, और लेकिन वहाँ पर बड़ी उसकी मजबूरियाँ होती हैं, बड़ा गुणा भाग करना पड़ता है, और जो राष्ट्रीय भाजपा की जो सोच है, विजन है, उससे वो द्रविडियन पार्टीज के साथ एक टकराव होता है, ये जो वहाँ पर जो उनका वोट है, तो इस तरह से नंबर नहीं बनता। और वहां पर और बहुत सारे, जैसे कैप्टन का एक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, वहां भी जनसुराज पार्टी भी वहां भी जा रही है तमिलनाडु में, शायद आपको पता ना हो। तो ये तमाम चीजें जो है वहां पर हो रहे हैं। भाजपा अपने मतलब फिर वापस लौट रही है, उसने कोशिश करी कि अपने तौर पे 20% और उससे ज्यादा वोट परसेंटेज लाने की कोशिश करे, लेकिन अब वो वापस जा रही है और AIADMK को लेके आएगी, लेकिन उससे उसकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष को जो हटाया गया अन्नामलाई को, वो भी एक शर्त थी उनकी वजह से, और वो जब टूटा था तो भी अन्नामलाई की वजह से ही टूटा था। राजनीतिक मजबूरी याद देखिए, अभी लोकसभा चुनाव के समय अन्नामलाई से पूछा गया था कि क्या भविष्य में विधानसभा चुनाव में आपका AIADMK के साथ गठबंधन होगा था। उन्होंने कहा था सटोरियों की पार्टी, इसके साथ गठबंधन कौन करेगा। और जब AIADMK से पूछा गया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी से आपका भविष्य में गठबंधन होगा, तो उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु में तो कूड़ा करकट है, इसके साथ गठबंधन कैसे करेंगे हम। तो अब जो राजनीतिक रूप से जो परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि बिना द्रविड़ सपोर्ट के, वहां पर किसी एक पार्टी के सपोर्ट को सरकार नहीं बना सकते हैं, या अपने आप को मजबूत नहीं कर सकते, और दोनों की अब राजनीतिक मजबूरी है, चाहे वो AIADMK हो चाहे बीजेपी हो, दोनों को। इसमें एक विजय की पार्टी भी शामिल होगी, इसमें विजय की पार्टी भी शामिल होगी, जो DMK जो है वो भी इसका EPS OPS के साथ आप शशिकला को भी जोड़िए। अमित शाह जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं, जयललिता के समय के जितने भी फ्रैक्शन अलग अलग जिन गुटों को वो एक कर रहे हैं, कांग्रेस से जो गुट निकलकर छोटी छोटी पार्टियां उन्होंने बनाई है उनको वो एक कर रहे हैं, और उनके साथ विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी है। रणनीतिक तौर पर गठबंधन बनाने के लिए जिन जिन नेताओं से मुलाकात हुई है, AIADMK के महासचिव ई पलनीस्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम, TMC तमिल मलिला कांग्रेस के नेता GK वासन, और AMM के नेता हैं TTV दिनकरन, उनके साथ हुई है। और जिनकी आप बात कर रहे थे एक्टर विजयकांत, उनकी पार्टी को मुलाकात के लिए नहीं बुलाया गया है। ये वही मैं कह रहा था, जो आपने गिने, मतलब 0+0 कितना होता है। चलें सर, ये देखते हैं। आज आपको देता हूं खबर, अब आखिरी खबर आज की कहानी कुर्सी की, वो है वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। उनकी लोकसभा सीट भी है वो, और आज उनका ये 50वां दौरा है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो ये भी एक रिकॉर्ड होगा। और वहां पर योगी आदित्यनाथ मौजूद थे उनके स्वागत के लिए। कार्यक्रम में जो बातें हुई आप सुनिए। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ,
परिवार का विकास। जब आपने हमें तीसरी बार आशीर्वाद दिया तो हमने भी आपको सेवक के रूप में स्नेह स्वरूप अपने कर्तव्य को निभाया है और कुछ लौटाने का नम्र प्रयास किया था। मोदी का वाराणसी का 50वां दौरा और परिवारवाद पर चोट। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सांसद नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी, काशी का कायाकल्प करने वाले नरेंद्र मोदी, वो अपनी छाप समय समय पर छोड़ते रहते हैं और बहुत सलीके से। आप मतलब मैं तो ये भी देखता हूं ना, कई बार जो चर्चा होती है तो मोदी जी तो खैर इसके जो कहें कि मास्टर आदमी है 2012 से ही, उनके पीछे भी देखिए तो मैं जो पहचान पा रहा हूं तो उनकी नई पीएस निधि तिवारी है, जिनको अभी नियुक्त किया गया है। जिनको अभी नियुक्त किया गया और खूब जमकर चर्चा हुई, क्योंकि वो भी वहीं की हैं, स्थानीय हैं, वहीं से निकलकर, पहले वो आईआरएस थी, फिर वहां से उसमें गई आईएएस बनी हो। तो एक कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जब पहुंचते हैं तो विकास योजनाएं, जिस तरह की मैसेजिंग और दूसरी भी मैसेजिंग उनके साथ होती है, और जब वो ये सारी बातें कह रहे हैं तो उनको बहुत स्पष्ट पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अपना पूरा प्रभुत्व, मतलब दिल्ली कब्जे में। आप अब कितनी डिटेल में मतलब अटेंशन टू डिटेल रहती है नरेंद्र मोदी की, ये भी छपी हुई खबर है। इस दौरे में जब वो पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए सीनियर पुलिस अफसर आए। उनसे अभी कुछ वक्त पहले बनारस में ही एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी, तो उन्होंने खबर में है कि वो रिपोर्ट वहीं लिया, एयरपोर्ट पर ही, टायर बैग पर ही पूछा वो क्या काम हुआ तुम्हारे यहाँ, उस पर क्या काम किया गया है, क्या अब तक आपने कार्रवाई की है। तो ये सारी जानकारी एयरपोर्ट पर ही उन्होंने ली। अधिकांश लोगों की गिरफ्तारी हो गई उसमें। हाँ, अब लेकिन प्रधानमंत्री का उसमें दखल है, बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। बाकी कोई अगर इसमें पॉलिटिक्स समीर जी को दिख रही हो तो बता सकते हैं। नहीं, अब प्रधानमंत्री तो वहाँ के सांसद है, लगातार मतलब जब से 2014 से वो सांसद बने लगातार दौरा करते रहे। मतलब ये सबको, जितने भी सांसद है या जितने भी मंत्री, सबको एक सीखने वाली बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री इतने व्यवस्थाओं के बावजूद भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार 50वीं बार आ रहा है वो 11 साल के अंदर, और हर योजनाओं में उसकी भूमिका रहती है। और आज जो वाराणसी बनाए, लेकिन ये भी एक देखकर लगता है कि जिस व्यक्ति ने वाराणसी के लिए इतना किया, लोकसभा चुनाव में उसको आप जनता वहां से 1.5 लाख से जिताती है, ये भी भूल गए हो आप, नहीं भूल पा रहे। नहीं, जो काम करने वाले व्यक्ति को आप इस तरीके से वोट देते हो तो बड़ा आश्चर्य लगता है इस बात को। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को पूरा इस बात का एहसास है कि वो कुछ समय के लिए ही पिछड़े भी थे, अजय राय से पिछड़े भी थे जब लोकसभा का जिसके चुनाव 2024 की बात कर रहे हैं, तो इसका वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिल्कुल उस पर नजर रखे हुए, वहाँ के दुख दर्द और तमाम समस्याओं को, विकास को लेकर संवेदनशील है। बहुत अच्छी बात है।